जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, कल हम पाचन तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे और आज हमारा ये पाचन तंत्र का दूसरा लेक्चर है। कल हमने पाचन तंत्र के बारे में एक रफली आइडिया समझा था कि पाचन तंत्र मानव में किस प्रकार होता है, और कल मैंने आप लोगों को पाचन तंत्र में अमाशय तक पाचन तंत्र की प्रक्रिया को समझाया था। सबसे पहले आज हम पाचन तंत्र को वापस से जो हमने कल पढ़ा है उसका रिवीजन करेंगे। उसके बाद आज हम पाचन तंत्र की प्रक्रिया को आगे चलाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि कल जो मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें से आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक बार हम उसका वापस से रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं पाचन तंत्र के बारे में, सबसे पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो पाचन है, डाइजेशन सिस्टम, ये कैसी क्रिया है। तो पाचन तंत्र जो है आपकी एक भौतिक और रासायनिक क्रिया है। कैसी क्रिया है दोस्तों? भौतिक और रासायनिक, है ना। कल मैंने आपको सबसे पहले एक वर्ड बताया था कि पाचन तंत्र जो है एक भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रिया है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कल हमने भौतिक इसको क्यों कहा था। भौतिक इसलिए कहा था क्योंकि जो भोजन है ये मुख के द्वारा, मुख में जो दांत है हमारे, इन दांतों के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, अर्थात ये भौतिक प्रक्रिया है। और रासायनिक प्रक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम भाग लेते हैं। क्या लेते हैं दोस्त? इसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम भाग ले रहे हैं। कल हमने बहुत सारे एंजाइमों के बारे में पढ़ा था, जैसे कि कल हमने पेप्सिन के बारे में पढ़ा था, कल हमने रेनिन के बारे में पढ़ा था। तो ये जो एंजाइम क्या करते हैं? पाचन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? पाचन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ठीक, चलिए अब हम पाचन की बात कर लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने पाचन के बारे में क्या क्या पढ़ा था दोस्तों। सबसे पहले मैंने आपको पाचन बताया था कि पाचन हमारा कहाँ से प्रारंभ होता है। तो पाचन हमारा मुख गुहा से प्रारंभ होता है। कहाँ से? मुख गुहा से, जिसे हम ओरल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? ओरल कैविटी के नाम से इसको जानते हैं। हमने कल आपको बताया कि जब पाचन आपके मुख से प्रारंभ होता है तो उसमें क्या है, विभिन्न प्रकार की ग्लैंड पाई जाती है, ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसमें से एक ग्लैंड का नाम है पायरोटिड ग्लैंड। पायरोटिड ग्लैंड की दोस्तों अगर हम बात करते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहीं से हमारे विभिन्न प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। और अगर ये स्नेक में होगी तो स्नेक में यहाँ से जहर निकलता है। सांपों की बात करते हैं, सांप में यहाँ से जहर निकलता है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करते हैं, कल मैंने बताया था कि यदि मानव को गलसुआ, जिसमें गाल सूज जाता है, तो गलसुआ नामक बीमारी भी कहाँ होती है? गलसुआ नामक बीमारी भी आपके पेरियोटिड ग्लैंड में होती है। ये मुख में सबसे बड़ी ग्लैंड पाई जाती है। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 6 होती हैं। 3 आपको दिख रही हैं, 3 दूनी 6। इसके बाद दूसरी जो अगर हम बात कर लेते हैं, दूसरी आपके सबलिंगुअल ग्लैंड है और आपका सब मैंडिबल ग्लैंड है। कुल मिलाकर यहाँ पर हमें 6 ग्लैंड देखने को मिलती हैं। तो मुख गुहा की बात करते हैं, ओरल कैविटी, यहाँ पर मुख में भोजन क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है यहाँ पर। फिर इसके दोस्तों कल हमने बात की थी दांतों के बारे में। किसके बारे में? दांतों के बारे में बात की थी दोस्तों। दांतों का हमने कल फॉर्मूला पता किया था कि हमारे दांतों का फॉर्मूला क्या है? 2 1 2 3। कल मैंने आपको बताया था कि 2 1 2 3 कैसे होता है। फिर मैंने कल आपको बताया था कि जो हमारे शाकाहारी, जो मांसाहारी जीव हैं, उन मांसाहारी जीवों जैसे शेर हो गया, इन शेर में जो चिढ़ने वाले जो दांत थे, अगर आपको तस्वीर याद होगी, देखिए यहाँ पर, ये कौन से दांत है दोस्तों? तो हमने कल इसके बारे में चर्चा कर ली थी। ये हमारे कौन से हैं? इंसाइजर है कि कैनाइन है? तो दोस्तों ये हमारे कैनाइन, दोस्तों कौन से हैं? कैनाइन है। और हाथी की बात करते हैं, ये हाथी में कौन से हैं? तो हाथी की बात करते हैं तो ये इंसीजर है। ठीक है, कल हमने इसके बारे में चर्चा कर लिया था। कल हमने आपको बता भी दिया था कि जो अकल दाढ़ होती है, जिसे हम विजडम टीथ के नाम से जानते हैं, ये आपके 24-25 साल की उम्र में निकलती है, जिसे हम अकल दाढ़ के नाम से जानते हैं। क्लियर ना यहाँ तक की बातें? चलिए अब दोस्तों हम बात करते हैं, कल हमने पाचन तंत्र के बारे में और भी पढ़ा। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं ओरल कैविटी, ओरल कैविटी में जो मुख गुहा जिसे हम बोलते हैं, इस मुख गुहा में भोजन छोटे छोटे भागों में टूट जाता है। भोजन यहाँ से नीचे की तरफ आता है, जिसे हम ईसोफेगस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ईसोफेगस, या इसे हम आपके ग्रास नली कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ग्रास नली के नाम से जानते हैं। ठीक है, ग्रास नली की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे कौन सी गति होती है? तो यहाँ पर मैंने कल बताया था कि यहाँ पे क्रमानुकंचन गति होती है। कैसी गति होती है यहाँ पर? क्रमानुकंचन गति के माध्यम से जो भोजन आपने मुख में तोड़ा है वो नीचे यहाँ तक आपके स्टमक तक पहुंचता है। किस में तक पहुंचता है दोस्तों? स्टमक में पहुंचता है। कल हमने इसके बारे में चर्चा कर ली थी दोस्तों। कल मैंने आपको इस स्टमक के 3 भाग बताए थे। एक का नाम है कार्डिक, याद होगा आपको, कार्डिक वाला भाग। मैं सोच रहा हूं इसको यहां बना देता हूं, जिससे कि आपको चीजें दिख जाए। देखिए ये आपका क्या है? अमाशय है। इस अमाशय को हम अध्ययन के दृष्टिकोण से हमने 3 भागों में बांटा था।
पहला वाला जो हिस्सा है इसे हम बोलते हैं कार्डिक भाग। कौन सा भाग दोस्तों? कार्डिक भाग। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जैसे ही आप भोजन हमारे इस ग्रास नली के माध्यम से, किसके माध्यम से? ग्रास नली के माध्यम से हमारे अमाशय में जब पहुंचता है, किसमें पहुंचता है दोस्तों? अमाशय के कार्डिक वाले भाग में पहुंचता है। तो इस कार्डिक वाले भाग से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे हम बोलते हैं आपके एसिटिल अम्ल, है ना, ये क्या है? अम्ल है। अर्थात ये भोजन में क्या करता है? भोजन में आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। इसके बारे में हमने कल पढ़ लिया था। इसके साथ साथ ये भोजन को क्या कर देता है? ये भोजन को अम्लीय बना देता है। क्या बना देता है? अम्लीय बना देता है ना? क्या बना देता है? ये भोजन को अम्लीय बना देता है। इसके पश्चात अगर दोस्तों याद रखिएगा, अगर हमारे पेट में HCl की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, अगर हमारे पेट में HCl की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो हमें एक बीमारी हो जाती है जिसे हम बोलते हैं एसिडिटी। क्या बोलते हैं? एसिडिटी। सुना होगा, है ना? लोग इनो पीते हैं। तो एसिडिटी नामक जो बीमारी होती है किसकी मात्रा से होती है? HCl की मात्रा ज्यादा होने से हो जाती है। ठीक। इसके पश्चात जो भोजन है हमारा किस में आता है? आपके अमाशय के दूसरे वाले हिस्से में आता है। ठीक है ना? किस में आता है दोस्तों? अमाशय के दूसरे वाले हिस्से में आता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम आपके फंडिक कहते हैं। दूसरे वाले हिस्से को क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हम फंडिक के नाम से जानते हैं। फंडिक की बात करें तो फंडिक में ही पाए जाते हैं क्या? रूजिक। रूजिक क्या होते हैं? छोटे छोटे कांटे होते हैं, जहां पर भोजन कुछ समय के लिए इस वाले भाग में 3 से 4 घंटे रहता है। कितने घंटे रहता है? 3 से 4 घंटे दोस्तों यहाँ पर रहता है। इसके पश्चात जो भोजन आता है दोस्तों इस वाले हिस्से में आता है, जिसे हम पाइलोरिक कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइलोरिक के नाम से इसको जानते हैं। ये जो अगला वाला हिस्सा है इसे हम पाइलोरिक ग्लैंड के नाम से जानते हैं या पाइलोरिक अंग के नाम से जानते हैं। पहला हिस्सा है कार्डिक भाग, दूसरा है आपके फंडिक वाला भाग, तीसरा है पाइलोरिक वाला भाग। याद रखिएगा दोस्तों, ये जो पाइलोरिक वाला हिस्सा है, यहां पर जब भोजन आता है तो दो चीजें होती हैं। समझिए क्या? यहां पाया है आपका लीवर। ये दोस्तों स्थित है आपका लीवर। ठीक है। लीवर के बारे में मैंने कल आपको बताया था कि लीवर क्या बनाता है? तो लीवर निर्माण करता है पित्त रस का। किसका निर्माण करता है दोस्तों? पित्त रस का निर्माण करता है। और इस पित्त रस का निर्माण करने के पश्चात ये संग्रहित कहाँ होता है दोस्तों? तो ये संग्रहित होता है पित्ताशय की थैली में। कहाँ संग्रहित होता है? पित्ताशय की थैली में संग्रहित हो जाता है। ठीक। अब दोस्तों एक बात याद रखिएगा, देखिए यहां तक भोजन तो इकट्ठा हो गया। चलिए यहां तक भोजन हमारा आ गया। अब भोजन को ना छोटी आंत में जाना, ये जो आपको दिख रहा है ना दोस्तों, ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, ये छोटी आंत में जब भोजन को जाना है तो दो चीजें होती हैं। क्या क्या होगा? समझिए। एक जो पहला हिस्सा होगा यहाँ पर कि जो ये आपको पेनक्रियाज दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ये पेनक्रियाज है ना। तो मैं यहाँ पे पेनक्रियाज वाले भाग को बना देता हूँ जिससे कि चीजें आपको समझ में आए, क्योंकि अब इनका काम नहीं है। देखिए अब यहां पर ऐसे जुड़ा हुआ है, इससे यहां पर जुड़ा है हमारा पेनक्रियाज। क्या दोस्तों जुड़ा है? पेनक्रियाज जुड़ा है, जिसे हम क्या बोलते हैं? अग्नाशय के नाम से दोस्तों जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? अग्नाशय के नाम से जानते हैं दोस्तों। अग्नाशय की बात करें दोस्तों, ये पेनक्रियाज है, ये यकृत है। अभी भोजन हमारे इस वाले हिस्से में बैठा हुआ है। कहाँ बैठा है? इस वाले हिस्से में भोजन बैठा है। अब भोजन को क्या करना है दोस्तों? अब भोजन को नीचे की तरफ जाना है। अब भोजन कहाँ जाएगा? अब भोजन नीचे की तरफ जाएगा, अर्थात अब भोजन को छोटी आंत में जाना है। कहाँ पर जाना है दोस्तों? छोटी आंत में अब भोजन को जाना है। तो अगर हम बात करें, ये अब भोजन को कहाँ जाना है दोस्तों? छोटी आंत में आपके जाना है। अब समझिए, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जब भोजन यहां पर रहता है, जब यहां पर भोजन रहता है तो भोजन की प्रकृति कैसी है? तो यहां पर भोजन अम्लीय है। कैसा है दोस्तों? भोजन यहां पर अम्लीय है। ठीक है। अब भोजन यहां पर अम्लीय है, यहां से अग्नाशय के द्वारा विभिन्न प्रकार के रस निकाले जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं पूर्ण पाचक रस। क्या बोलते हैं? पूर्ण पाचक रस। क्या निकालते हैं यहां से? इस अग्नाशय के द्वारा, पेनक्रियाज के द्वारा पूर्ण पाचक रस निकाले जाते हैं। पर ये अग्नाशय बड़ा होशियार है। क्या बोलता है? अग्नाशय बोलता है कि भैया मैं पूर्ण पाचक रस तभी निकालूंगा जब ये भोजन क्षारी हो। क्या हो? ये भोजन क्षारी हो। अब कैसे संभव है कि ये भोजन क्षारी हो? जैसे कि मान लीजिए कि एक कमरे में, आपके पहले वाले कमरे में आपके पिताजी बैठे हुए हैं। ठीक है। अब आप अपनी मम्मी से यही बोल रहे हो कि जब पिताजी नौकरी करने जाएंगे, बाहर जाएंगे घर से, तभी हम आगे वाले कमरे में आएंगे, नहीं तो हम नहीं आएंगे। सिंपल सी कंडीशन ऐसा ही है कि ये भोजन जो अभी अम्लीय है, ये अम्लीय भोजन जब छोटी आंत में तभी प्रवेश करेगा, और प्रवेश करने के पश्चात ये पूर्ण पाचक रस तभी मिलेगा जब ये भोजन क्षारी होना चाहिए।
पर अभी भोजन तो अम्लीय है, दिक्कत हो गई। तो इस यकृत ने क्या किया, इस यकृत ने बनाया था क्या, आपके पित्ताशय को बनाकर दे दिया पित्तरस। क्या बना के दे दिया, पित्तरस बना के दे दिया। और ये पित्तरस यहां पर जाकर भोजन से मिल गया। जैसे ये पाइलोरिक से भोजन नीचे की तरफ आया, यहां पर भोजन से क्या मिल गया, पित्तरस मिल गया। अब क्या हुआ, अब देखिए भोजन यहां पर अम्लीय था। क्या था दोस्तों, भोजन यहां पर अम्लीय था। जैसे ही इस अम्लीय भोजन से पित्तरस मिला, क्या मिला, पित्तरस मिल गया, तो ये भोजन बन गया क्षारी। क्या बन गया दोस्तों, ये भोजन बन गया दोस्तों आपके क्षारी बन गया। अब आप बताइए कि यह कैसे पता चलेगा कि भैया अब पित्तरस निकल रहा है तभी भोजन होगा। इसके लिए एक रीजन है। देखिए ये जो छोटी आंत है ना, ये छोटी आंत का जो अग्र वाला हिस्सा, ये जो आपको यहां पर दिख रहा है, जहां पर भोजन अम्लीय और क्षारी मिल रहा है, यहां पर एक हार्मोन्स निकलता है। कौन सा, यहां पर दोस्तों एक हार्मोन्स निकलता है। मैं इस हार्मोन्स का नाम यहां पर लिखे देता हूं। कौन सा हार्मोन्स है, इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए कि कौन सा हार्मोन्स है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इस वाले भाग से कौन सा हार्मोन्स निकलता है, तो यहां से निकलता है कोलेसिस्टोकाइनिन। कौन सा हार्मोन्स निकलता है दोस्तों, कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन्स निकलता है। कोलेसिस्टोकाइनिन, कौन सा हार्मोन्स, कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन्स निकलता है। याद रखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन्स कहां से निकलता है। कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन्स छोटी आंत के अग्रभाग से निकलता है, यहां से निकलता है। ये क्या बोलेगा, बोलेगा कि देखो भैया अब भोजन नीचे की तरफ आने वाला है, इसमें भोजन में पित्तरस मिलने वाला है, तुम भोजन को छोड़ दो। तो जैसे यहां से जब भोजन नीचे की तरफ आएगा तो कोलेसिस्टोकाइनिन क्या बोलेगा यकृत से कि छोड़ो छोड़ो, क्या छोड़ो, पित्तरस को छोड़ो। तो यह पित्तरस जो बना चुका है, जो पित्ताशय की थैली को दे दिया है, धीरे धीरे यहां पर मिल जाएगा। अर्थात कोलेसिस्टोकाइनिन का काम क्या है, भोजन को बताना, अर्थात पित्ताशय को बताना कि तुम जाकर उससे मिल जाओ। तो अर्थात पित्ताशय जब आपके अम्लीय भोजन से मिल जाएगा तो भोजन को बना देगा क्षारी। और इंफॉर्मेशन देने का काम कौन कर रहा है, इंफॉर्मेशन देने का काम कर रहा है हार्मोन्स। ये हार्मोन्स कौन सा, ये हार्मोन्स है कोलेसिस्टोकाइनिन। यहां तक की बात समझ में आ रही है, बताइए। थोड़ा आपके कमेंट देख लिया जाए, क्या आप लोग कमेंट कर रहे हैं। आप लोग को मेरा साउंड धीमा आ रहा है, अब ठीक है साउंड। अब साउंड ठीक है सभी को। एक मिनट मेरी बात को समझ लीजिए। जिनको पीडीएफ चाहिए ना दोस्तों, पीडीएफ भी मिल जाएगी, आप पीडीएफ पढ़कर एग्जाम निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। जिन लोगों को समझना है उनको समझने दीजिए। मेरी बात को अगर आपको बुरी लग रही है तो लग जाए। जिनको पीडीएफ चाहिए पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ से एग्जाम निकाल लीजिएगा, मैं पीडीएफ भी दे दूंगा, इंग्लिश हिंदी दोनों भी दे दूंगा, पहले समझ लीजिए। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी समझने आते हैं, किताबों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, हमें केवल है समझाने भेजा गया है कि आपको अच्छे तरीके से बच्चों के दिमाग में बैठा देना। जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा ना कि कोलेसिस्टोकाइनिन क्या है, तो पीडीएफ कोई नहीं आपको रोक सकता, पीडीएफ से समझ रहे हैं। जिस दिन आपको दिमाग में बैठ गया ना कि कोलेसिस्टोकाइनिन कहाँ से निकलता है, छोटी आंत से निकलता है, यकृत से निकलता है, पीडीएफ में सब लिखा रहेगा। बहुत सारी पीडीएफ आपको मिल चुकी है, अभी तक सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ, उसका रीजन समझिए, ठीक है। पीडीएफ हम आपको दे देंगे, पहले समझ तो लो कि क्या है। अब इंग्लिश में क्या वर्ड करें, कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन्स को इंग्लिश में कोलेसिस्टोकाइनिन ही कहते हैं, ठीक है। अब इसमें इंग्लिश क्या बता दीजिए, बताइए आप लोग। इसके नोट्स की बात कर रहे हैं, कुछ नहीं बनाना है आप लोगों को, सब लिखा हुआ है, पहले समझ लीजिए। ये लिखा हुआ है, सब सब लिखा हुआ है, हमने सब लिख कर दे दिया है। हमको पता था कि आपको दिक्कतें आएंगी, ये लिखा हुआ है सब, पहले समझ लो। जिस दिन आप समझेंगे नहीं ना, ये सब लिखा हुआ है, अभी पढ़कर सब सुना देंगे क्या क्या है इसमें सब चीजें। पहले समझ तो लो कि क्या है, पाचन किस प्रकार होता है। आप लोगों की यही तो दिक्कत, इसलिए सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। सिलेक्शन ना होने का रीजन क्या है, यही तो रीजन है सबसे बड़ा, कि हमको यही नहीं पता है कि भोजन में पाचन किस प्रकार हो रहा है। हम पीडीएफ चिल्लाए पड़े, कल से आप लोग पीडीएफ कर रहे हैं। समझ तो लीजिए पहले। पीडीएफ चाहिए तो मैं दे दूंगा, पीडीएफ से कभी आज तक किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। आपके दिमाग में जिस दिन छप गई ना चीजें कि भोजन मुख गुहा से कैसे पहुंचा, इसोफेगस के माध्यम से अमाशय में पहुंचा, अमाशय के 3 भाग हो गए। पहले भाग का नाम है कार्डिक, कार्डिक से क्या निकलता है, एससीएल निकलता है। एससीएल क्या करता है, भोजन में आए हानिकारक जीवाणु को नष्ट कर देता है। अगर ये ज्यादा हो जाएगा तो हमारे पेट में एसिडिटी बन जाएगी। जब एसिडिटी बन जाएगी तो हम क्या लेंगे, MgOH लेंगे। क्या लेंगे दोस्तों, यहां पर लेंगे MgOH2 का होल ट्वाइस लेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीसिया जिसे कहते हैं,
जिसे आप इनो के नाम से जानते हैं। इसमें इनो में यही मिला रहता है, MgOH2 का होल ट्वाइस 2। अब यही सब चीजें आपको नहीं पता, एग्जाम निकालने चल रहे हैं। अरे पहले समझ तो लो दोस्तों, सब दे देंगे आपको, चिंता ना करिए। यहां तक की बात समझ में आया। अब देखिए भोजन जो है आपके कहां से, अमाशय से पहुंच रहा है छोटी आंत में। छोटी आंत ने क्या कर दिया, सबसे पहले एक हार्मोन्स निकाल दिया, कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन्स। यहां पर क्या हो जाएगा, भोजन हो जाएगा आपका क्षारी। अब भोजन जब यहां की तरफ गया तो ये अग्नाशय ने 3 प्रकार के हार्मोन्स निकाले। कल मैंने आपको बताया था कि जो अग्नाशय है वो विभिन्न प्रकार के एंजाइम निकालता है। कल मैंने आपको TAL के बारे में बताया था, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, याद है कल आपको? पहले हार्मोन्स का नाम है ट्रिप्सिन, कौन सा? ट्रिप्सिन। दूसरे का नाम है एमाइलेज, तीसरे का नाम है लाइपेज। कल मैंने 3 आपको हार्मोन्स बताए थे, कौन कौन से? ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। याद है ना आप लोगों को? चलिए इसके पश्चात दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं, यहां पर 3 हार्मोन्स मिल जाएंगे। अग्नाशय को इसीलिए पूर्ण पाचक रस की संज्ञा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? पूर्ण पाचक रस की संज्ञा देते हैं, ठीक है ना। यहां तक मैं कल पढ़ा दिया था। अब हमको आज यहां से नए तरीके से पढ़ना है। अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा था वो सब पुराना पढ़ा रहा था, कि आपको दिमाग में बैठा है कि नहीं बैठा है। चलिए अब हमको नए तरीके से आज चालू करना है। देखिए भोजन कहां तक आ गया था, भोजन मुख गुहा से आपके अग्नाशय में पहुंच गया था। अग्नाशय में भोजन पहुंच गया। अग्नाशय के हमने कल 3 भाग आपको बता दिए थे। कितने भाग बता दिए थे? 3 भाग यहां पर हो गए थे। पहले का नाम है कार्डिक, दूसरे का नाम है आपके पंडिक वाला हिस्सा हो गया, और तीसरा आपका हो गया पाइलोरिक वाला हिस्सा। अब भोजन कहाँ की तरफ आ रहा है? अब भोजन छोटी आंत की तरफ जा रहा है। कहाँ की तरफ जा रहा है? भोजन अब छोटी आंत की तरफ जा रहा है। देखिए अब मेरी बात को समझिएगा, यहां पर जो है, यहां पर भोजन छोटी आंत का पहला हिस्सा है, पहला भाग है। इस पहले भाग से कौन सा हार्मोन्स निकलता है? यहां से कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन्स निकलता है। कौन सा? कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन्स, कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन्स, ठीक है। कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन्स कहां से निकलता है? इस आपके छोटी आंत के अग्रभाग से निकलता है। ये क्या करता है? ये मैसेज देता है, किसको मैसेज देता है? आपके पित्ताशय को मैसेज देता है कि पित्तरस को मिला दो। क्या मिला दो? पित्तरस को मिला दो। जैसे ही पित्तरस भोजन में मिलेगा, भोजन कैसा हो जाएगा? भोजन हो जाएगा क्षारी प्रकृति का। कैसा हो जाएगा? क्षारी प्रकृति का। तो देखिए दोस्तों, अब जो अगर हम भोजन की बात करते हैं, जो भोजन यहां पर आने वाला है कैसा हो गया? यहां पर भोजन आपका क्षारी हो गया। ऊपर कैसा भोजन था? ऊपर भोजन अम्लीय था। कैसा था? ऊपर भोजन अम्लीय था, ठीक है। अब ये छोटी भाग में, छोटी आंत में जो भोजन है इस प्रकार नीचे की तरफ जाएगा। अब मेरी बात को समझिएगा, यहां पर 3 चीजें आपको जो समझना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला हिस्सा हो गया जो कि आपके हार्मोन्स यहां से निकल रहा है। इसके पश्चात यहां से आपके निकल रहा था पेनक्रियाज। पेनक्रियाज ने क्या कर दिया? अपने विभिन्न प्रकार के एंजाइम मिला दिए, इसीलिए अग्नाशय को पूर्ण पाचक रस की संज्ञा प्रदान कर दी। कल मैंने आपको TAL के बारे में बताया था। TL 3 प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, सॉरी एंजाइम होते हैं, ठीक है। ये एंजाइम भोजन से मिल जाएंगे, भोजन को पूरी तरह से पचा देंगे, इसीलिए अग्नाशय को पूर्ण पाचक रस की संज्ञा देते हैं। अग्नाशय का तात्पर्य होता है पेनक्रियाज। क्या बोलते हैं? पेनक्रियाज, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं छोटी आंत में, याद रखिएगा ये जो छोटी आंत है दोस्तों, छोटी आंत में भोजन पूर्ण रूप से पचता है। कहां पर? छोटी आंत में। याद रखिएगा, छोटी आंत में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है। क्या होता है? पूर्ण रूप से पाचन, ठीक दोस्तों। कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से भोजन का पूर्ण रूप से पाचन कहां होता है? ऑप्शन में रहेगा अमाशय, अमाशय मतलब स्टमक, ठीक है। दूसरा रहेगा अग्नाशय, अग्नाशय मतलब पेनक्रियाज। तीसरा ऑप्शन आएगा छोटी आंत, चौथा ऑप्शन आएगा बड़ी आंत। बच्चों को लगता है कि अमाशय में जो भोजन है पूरी तरह से पच जाता है, जिसे हम स्टमक के नाम से जानते हैं। गलत है, भोजन पूरी तरह से छोटी आंत में पचता है। पहली बात तो ये समझिए। दूसरी बात, 2-3 क्वेश्चन यहां से और बन जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन कहां होता है? प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन हमारे छोटी आंत में होता है। तो जो प्रोटीन है ना, इस प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन, किसका? पूर्ण रूप से पाचन कहां होता है? छोटी आंत में होता है। ये क्वेश्चन आपके SSC में पूछा जा चुका है। कहां पूछा जा चुका है? SSC में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन कहां होता है दोस्तों? छोटी आंत में होता है। दूसरा क्वेश्चन, अब याद रखिएगा, ये जो छोटी आंत है, इस छोटी आंत से विभिन्न प्रकार के क्या निकलते हैं? एंजाइम निकलते हैं। क्या निकलते हैं दोस्तों? एंजाइम निकलते हैं। मैं आपको एंजाइम के नाम शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूं, PDF में लिखे हुए, उनको पढ़ लीजिएगा आप, है ना। देखिए अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला जो एंजाइम निकलता है उसका नाम है इरेप्सिन। बहुत इंपॉर्टेंट, कौन सा? इरेप्सिन। यह क्या करता है? इरेप्सिन के काम है प्रोटीन का पाचन करना। किसका काम? प्रोटीन का पाचन करना। अभी मैंने बताया कि यहां पर प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन होता है। अभी आप कल मेरे से पढ़े थे कि जो पेप्सिन हार्मोन्स है, जो अमाशय से, अग्नाशय, अमाशय से निकलता है। कहां से? अमाशय, आपके स्टमक से निकलता है, एब्डोमेन से निकलता है, ये भी प्रोटीन का पाचन कर रहा है।
यहां भी प्रोटीन का पाचन हो रहा है। यहां पर प्रोटीन का पाचन कौन कर रहा है? इरेप्सिन कर रहा है। कौन कर रहा है? इरेप्सिन यहां पर प्रोटीन का पाचन कर रहा है। मतलब कि प्रोटीन एक बहुत जटिल अणु है। क्या है? प्रोटीन एक बहुत जटिल अणु है। इसके पश्चात दोस्तों अगर हम बात करते हैं, यहां से माल्टेज भी निकलता है। क्या निकलता है? माल्टेज। ये माल्टेज क्या करता है? ये माल्टेज जो है आपके स्टार्च को ग्लूकोज में चेंज कर देता है। किसमें? स्टार्च को ग्लूकोज में चेंज कर देता है। ठीक है। इसके पश्चात दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो यहां से एक एंजाइम और निकलता है जिसे हम बोलते हैं लैक्टोज। कौन सा? लैक्टोज। लैक्टोज क्या करता है? दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज शर्करा को ग्लूकोज में चेंज कर देता है। किसको? लैक्टोज शर्करा को। चिंता ना करिए, समझ लीजिए, सब लिखा हुआ है। ठीक है। किसको? लैक्टोज शर्करा को ग्लूकोज में चेंज कर देता है। इसके पश्चात दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो यहां से एक हार्मोन्स और निकलता है, एंजाइम इन्वर्टेज। कौन सा? इन्वर्टेज एंजाइम। ये भी क्या करता है? इन्वर्टेज एंजाइम भी स्टार्च का पाचन करता है। क्या करता है? इन्वर्टेज एंजाइम भी स्टार्च का पाचन करता है। इसके पश्चात दोस्तों अगर हम बात करते हैं सुक्रेज, कौन सा एंजाइम निकलता है यहां से? तो यहां से निकलता है सुक्रेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम निकलता है? सुक्रेज एंजाइम निकलता है। ये भी क्या करता है? सुक्रेज की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो सुक्रोज को तोड़ता है। किसको तोड़ता है? सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज में तोड़ देता है। किसमें? ग्लूकोज में तोड़ देता है। इसके पश्चात अगर हम बात करते हैं, एक एंजाइम और है जिसे हम बोलते हैं आपके लाइपेज। यहां भी लाइपेज एंजाइम निकलता है जो कि आपके जो जितनी भी वसा वाली चीजें हैं उनको ग्लूकोज अर्थात फैटी एसिड में तोड़ देता है। तो छोटी आंत से इतने प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। पहला निकलता है इरेप्सिन। इरेप्सिन का काम है प्रोटीन को तोड़ना। दूसरे का काम है माल्टेज। माल्टेज तोड़ता है ग्लूकोज को। शर्करा जो है उस शर्करा को तोड़ देगा ग्लूकोज में। लैक्टोज, लैक्टोज जो है वो दूध में उपस्थित जो लैक्टोज अम्ल होते हैं उनको तोड़ता है, ग्लूकोज में तोड़ देता है। किसको? लैक्टोबैसिलस को, है ना। इन्वर्टेज की बात करते हैं, इन्वर्टेज स्टार्च को तोड़ता है। सुक्रेज की बात करते हैं, सुक्रेज जो है सुक्रोज को ग्लूकोज में तोड़ देता है। लाइपेज की बात करते हैं, लाइपेज जो है आपकी ग्लिसरॉल शर्करा को आपके ग्लूकोज में तोड़ने का काम करता है, अर्थात फैटी एसिड को तोड़ने का काम करता है। इतने सारे एंजाइम कहाँ निकल रहे हैं? छोटी आंत में निकल रहे हैं। और छोटी आंत में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। क्लियर बात यहां तक की यहां जो भोजन है पूर्ण रूप से पच जाएगा। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, क्या बात है। इसके पश्चात दोस्तों अगर हम बात करते हैं, मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि छोटी आंत के भी 3 हिस्से होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? छोटी आंत के भी 3 हिस्से होते हैं। अगर मैं पहले हिस्से की बात करूं, जहां पर ये मैंने एरो लगाया है, इस हिस्से को हम बोलते हैं आपके डिडोनियम। क्या बोलते हैं? डिडोनियम के नाम से जानते हैं। हालांकि इतना कठिन एग्जाम में नहीं आएगा पर आपको पता होना चाहिए। इस हिस्से को क्या बोलते हैं? डिडोनियम के नाम से जानते हैं। दूसरा जो हिस्सा है, इस यहां तक का जो हिस्सा यहां से जो चालू होता है, इसको जिजेनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? जिजेनियम। क्या कहते हैं दोस्तों? जिजेनियम के नाम से जानते हैं। और जो अंतिम हिस्सा है यहां से यहां तक, इसे हम इलियम के नाम से जानते हैं। तो पहले हिस्से का नाम मैंने जो दोस्तों बताया, जिजोनियम, इलियम और डिडोनियम। याद रहेगा, डिडोनियम, जिजोनियम, इलियम लिखा हुआ है, टेंशन की बात नहीं है। इसको अभी एक बार समझ लीजिए कौन कौन से हिस्से हैं। 3 हिस्से हैं। पहला डिडोनियम है, जिजोनियम है और इलियम है। छोटी आंत के 3 हिस्से होते हैं। छोटी आंत का काम क्या है? छोटी आंत में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। क्यों हो जाता है? बहुत सारे एंजाइम निकलते हैं। कौन कौन से? इरेप्सिन, माल्टेज, लैक्टोज, इन्वर्टेज, सुक्रेज, लाइपेज। काम क्या है? प्रोटीन को पूरी तरह से पचा देना, अर्थात भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। कहां पर? छोटी आंत में। क्लियर सभी को यहां तक की बात? चलिए अब दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं, जो ये छोटी आंत है, यहां पर जो भोजन है पूरी तरह से टूट गया, बिल्कुल एकदम बिल्कुल निचोड़ लिया इस छोटी आंत ने भोजन को। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज है, ग्लूकोज हो, शर्करा हो, वसा हो, प्रोटीन हो, सबको अपने अपने हिस्से में तोड़ लिया। तोड़ने के पश्चात इसी छोटी आंत में विलाई पाई जाती है दोस्तों। क्या पाई जाती है? माइक्रो विलाई पाई जाती है। यहाँ पर छोटी छोटी ऐसे स्थित होती हैं, ऐसे 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 पूरी छोटी आंत में स्थित होती हैं। ये क्या करती हैं? ये जो आपने भोजन आपने किया ना, जो पूरा आपका भोजन पच गया, ये माइक्रोबिलाई भोजन के उपस्थित जितने भी महत्वपूर्ण तत्व हैं उनको खींच लेंगी और खींचने के बाद अपने रक्त में फेंक देंगी। किसमें? ब्लड में। तो यहां से जो माइक्रोबिलाई हैं, ये माइक्रोबिलाई पूरा जितना भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस भोजन से खींच खींच के किसमें डाल देती हैं? ब्लड में डाल देती हैं। किसमें डाल देती हैं दोस्तों? ब्लड में। अब आपका प्रश्न होगा कि सर ब्लड में क्यों डाल देती हैं? अरे भैया, अब यहां से भोजन नीचे की तरफ जाएगा ना, जिसको आप मल बोलते हैं, है ना। तो अब यहां पे भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो गया। पाचन होने के बाद जितना इंपॉर्टेंट चीजें थी आपने उसको निकाल लिया। जैसे आप घी बनाते हो,
तो पहले क्या करते हो, दूध को कढ़ैया में चढ़ाते हो, औटते हो, औटने के पश्चात उसके ऊपर का जो मक्खन होता है, घी होता है, उसको निकाल लेते हो और जो खराब चीज़ है उसको फेंक देते हो। तो उसी प्रकार जब यहाँ पे भोजन जो छोटा पच गया पूरी तरह से, तो यहाँ पर माइक्रोविलाई पाई जाती हैं, छोटी छोटी छिद्र होती हैं। ये भोजन में उपस्थित स्टार्च को, ग्लूकोज को, वसा को, प्रोटीन को, सबको खींच लेती हैं और उसको ब्लड में डाल देती हैं। ब्लड में क्यों डालती हैं? उससे तुम्हें एनर्जी मिलेगी ना। भोजन क्यों कर रहे हैं? एनर्जी के लिए ना कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए छोटी आंत का यहाँ पे पूरा काम हो गया। क्लियर? छोटी आंत में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। छोटी आंत के 3 हिस्से होते हैं, मैं पहले बता चुका हूं, कमेंट में आपके देख पा रहा हूं यहाँ पर, डिडोनियम, जिजेनियम, इलियम, बिल्कुल सही आप लोग बता रहे हैं। ठीक है, चलिए अब भोजन दोस्तों क्या है दोस्तों, अब भोजन जो है बड़ी आंत में जाने वाला है। कहाँ जाने वाला है? बड़ी आंत में। तो देखिए भोजन यहाँ से स्टमक में पहुंचा, इसके पश्चात छोटी आंत में पहुंचा, छोटी आंत में ये भोजन पहुंचा, छोटी आंत में माइक्रोविलाई पाई जाती हैं। माइक्रोविलाई ने क्या कर दिया, इस भोजन को पूर्ण रूप से अवशोषित कर लिया। अब जो भोजन है आपके कहाँ जाएगा? बड़ी आंत में जाएगा। कहाँ जाएगा दोस्तों? बड़ी आंत में जाएगा। देखिए सबसे पहली बात आपको समझना है, जहां पर छोटी आंत और बड़ी आंत का मिलन होता है, जहां पर छोटी आंत और बड़ी आंत का मिलन होता है, वहां पर दोस्तों एक छोटी सी ऐसे यू आकार की श्रृंखला होती है, जिसे हम आपके क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने अपेंडिक्स नामक बीमारी सुनी होगी ना। अपेंडिक्स कहाँ होता है? जहां पर छोटी आंत और बड़ी आंत का मिलन होता है, वहीं पर अपेंडिक्स होता है। क्या होता है दोस्तों? अपेंडिक्स होता है। ये अपेंडिक्स किसमें हुआ करती है? अब अपेंडिक्स को मत पूछना सर अंग्रेजी में क्या बोलते हैं आप। अंग्रेजी में भी अपेंडिक्स को अपेंडिक्स ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंग्रेजी में भी अपेंडिक्स को अपेंडिक्स कहते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए यहां पर देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये वाला हिस्सा दिख रहा है, छोटा सा बना हुआ चित्र में। देखिए चित्र में भी दिखाई दे रहे हैं, ये चित्र में दिख रहा है छोटा सा हिस्सा, देखो दिख रहा है आप लोगों को। ये छोटा सा जो हिस्सा दिख रहा है, ये अपेंडिक्स है। क्या है दोस्तों? अपेंडिक्स के रूप में है। इसका काम क्या है? जितने भी शाकाहारी जीव हैं, कितने, जितने भी इस दुनिया के शाकाहारी जीव हैं, ये शाकाहारी जीव क्या करते हैं? जैसे गाय को देख लीजिए, पत्ते खाती है, भूसा खा रही है, चारा खा रही है। तो ये जितने भी हमारे जीव हैं, शाकाहारी जीव हैं, तो ये क्या करते हैं? ये घास फूस का ज्यादा सेवन करते हैं। जब ये घास फूस का ज्यादा सेवन करते हैं, तो इनको पचाने के लिए सेलुलोज, क्योंकि जितना भी घास फूस खाएंगे क्या होगा? सेलुलोज इनकी बॉडी में ज्यादा हो जाएगा। जब इनकी बॉडी में सेलुलोज ज्यादा हो जाएगा, तो सेलुलोज का पाचन करने के लिए क्या हुआ? सेलुलोज का पाचन करने के लिए भगवान ने एक छोटी सी ग्रंथि, जिसे बोलते हैं अपेंडिक्स, क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स के नाम से जानते हैं। तो जितनी भी गाय हैं, आपकी बकरी वगैरह हैं, जितनी भी शाकाहारी जीव हैं, इनमें ये ज्यादा क्या करती हैं? घास पत्ती खा रही हैं। घास पत्ती जब ये खाएंगी तो पाचन होगा, पाचन होगा तो घास पत्ती को पचाने के लिए इनके शरीर में अपेंडिक्स बना दिया। अब आपका प्रश्न होगा कि सर ये बताइए, मान लीजिए आपने ठीक कहा शाकाहारी है, सर मानव कहाँ खा रहा है चारा घास? हमने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो दोस्तों। जब मानव आदि मानव था, क्या था? आदि मानव था। हम सब आदि मानव न थे, अभी तो इंसान बने यहाँ हैं। जब मानव आदि मानव था, तो मानव क्या करता था? पत्तियों को खाया करता था, कपड़े लपेटता था। तो पहले क्या करते थे हम लोग, जब भोजन नहीं हुआ करता था, तो जब क्या करते थे? पत्ते वगैरह खाते थे। तो पत्ते वगैरह खाते थे, तब हमारे लिए ये क्या, ये अपेंडिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, नहीं तो भोजन ही नहीं पचेगा। पहले दाल चावल तो बाद में हुआ ना, आप लोग पढ़े हो सिंधु घाटी सिविलाइजेशन में, हर घर में ये सब चीजें प्रमाण मिले, है ना। तो पहले हमारे लिए बहुत जरूरी था। फिर क्या कर दिया हमने? पत्तों को धीरे धीरे खाना कम कर दिया। फिर हम अनाज की तरफ आ गए। अनाज की तरफ आ गए ना, तो हमारा अपेंडिक्स पहले बड़ा हुआ करता था, अब क्या हो गया? छोटा हो गया है। पर दिक्कत क्या है कि अगर कोई व्यक्ति ज्यादा भी, जैसे कुछ लोग मूली देखिए, तो कुछ लोग मूली के साथ साथ उसका पत्ता भी खा लेते हैं, है ना। अब ऐसी चीज खाओगे ना तो क्या होगा? दिक्कत हो जाएगी। जब दिक्कत हो जाएगी तो फिर क्या होगा? ये आपका अपेंडिक्स क्या है? बढ़ जाएगा। जब अपेंडिक्स ना शरीर में बढ़ जाएगा, फिर जाओगे डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोलेगा अपेंडिक्स का क्या होगा? इलाज होगा। इलाज मतलब ऑपरेशन होगा, क्योंकि अपेंडिक्स बढ़ रही है। तो इसलिए फिर डॉक्टर इस अपेंडिक्स का क्या करता है? आपका ऑपरेशन करता है। तो समझ में आया? ये अपेंडिक्स किस में पाई जाती है? शाकाहारी जीव जंतुओं में पाई जाती है। तो हमारे यहाँ क्यों हो गई है? हमारे यहाँ इसलिए हो गई है, हमारा ये अब अवशेषी अंग है। कैसा अंग है दोस्तों? अवशेषी अंग। तो कभी पूछे कि अपेंडिक्स कैसा अंग है? अवशेषी अंग है। कैसा अंग है दोस्तों? अवशेषी अंग है। समझ में आया? बताइए भैया। आपको टेंशन की बात नहीं, बायोलॉजी बिल्कुल रट जाएगी, चिंता की बात नहीं। पीडीएफ पीडीएफ छोड़ो चक्कर, यहाँ पहले समझो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो तुमको कल तुमसे पूछ लेगा कि बताओ मानव शरीर में ऐसा कौन सा अवशेषी अंग है? लिखा है अपेंडिक्स, पढ़े नहीं हो, पूरा पढ़ के चले गए कि भैया कर्ण होता है, ये होता है, दुनिया भर की चीज, यही नहीं पढ़े। अपेंडिक्स होता है। समझ में आ गया ना? कहाँ होता है अपेंडिक्स? जहां पर छोटी आंत और बड़ी आंत का मिलन होता है, वहीं पर छोटी सी होती है। दिखा दी है चित्र में, दिख गया ना।
चलिए अब हम बड़ी आंत के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में? बड़ी आंत के बारे में। ठीक, आ जाइए थोड़ा सा बड़ी आंत के बारे में। देखो ये है बड़ी आंत जो दिख रहा है। अब देखिए दोस्तों, बड़ी आंत की अगर हम बात करते हैं तो बड़ी आंत में कहाँ गया, हाँ, यहाँ से जो अब भोजन जाएगा नीचे की तरफ जाएगा, तो ये क्या होगा, यहाँ पर जो बड़ी आंत में जो भोजन जाने वाला है, ये जो भोजन जाने वाला है यहाँ से, इस बड़ी आंत का जितना भी भोजन है, ये बड़ी आंत क्या करती है, ये बड़ी आंत दो चीजें करती है। इस भोजन में उपस्थित जितना भी जल है, जितना भी आपके भोजन में क्या है, जल है, इस जल को अवशोषित कर लेगी। क्या कर लेगी? जल को अवशोषित कर लेगी। क्या कर लेगी? अवशोषित कर लेगी। ठीक, पहली बात क्या कर लेगी? जल को अवशोषित कर लेगी। दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन है कि मान लीजिए कभी छोटी आंत ने कुछ इंपॉर्टेंट चीज छोड़ दी, मान लो थोड़ा सा प्रोटीन छोड़ दिया, बड़ी आंत देखता रहेगा, ओह माय गॉड ये क्या हो रहा है। तो बड़ी आंत जो है ना, इस पूरे भोजन से जो भी चीजें छूट गई हैं, जो बड़ी आंत में आ गई हैं, बड़ी आंत इंपॉर्टेंट चीजों को निकाल करके छोटी आंत को वापस से दे देगा। दो काम करेगा, जो भी भोजन में वापस से चीजें जो नीचे निकलने वाली हैं, मलाशय के रूप में निकलने वाली है, वेस्टेड मटेरियल के रूप में बॉडी से बाहर निकलने वाली है, उसमें देख लेगा इंपॉर्टेंट चीजें कितनी है, उसको खींचेगा, उसको वापस से छोटी आंत को दे देगा कि तुम्हारी गलती थी, है ना। हाँ, और क्या करेगा? इससे जल का अवशोषण कर लेगा। क्या कर लेगा? पूरी तरह से जल का अवशोषण कर लेगा। समझ में आ गया यहां तक की बात? चलो अब मेरी बात को समझिएगा दोस्तों, जो ये बड़ी आंत है, इस बड़ी आंत के भी तीन हिस्से हैं, है ना। मैं आपको बता देता हूं, पहले जो हिस्सा है उसे हम बोलते हैं सीकम, है ना। पता होना चाहिए, जैसे अभी आप लोगों को छोटी आंत के तीन हिस्से बताए, उसी प्रकार बड़ी आंत के भी तीन हिस्से होते हैं। पहले का नाम है सीकम, क्या बोलते हैं? सीकम। दूसरे का नाम है कोलन, क्या है? कोलन। और तीसरे का नाम है रेक्टम, क्या? रेक्टम। रेक्टम बोलते हैं हिंदी में मलाशय। इसको अंग्रेजी में मत पूछना, अंग्रेजी नाम यही है, सीकम को सीकम ही बोलते हैं, कोलन को कोलन ही कहते हैं, रेक्टम को हिंदी में मलाशय कहते हैं। ठीक है, अब ये जो अंतिम वाला हिस्सा है ना दोस्तों, इसको मलाशय कहते हैं। यहां से क्या होने वाला है, यहां से जो आपने भोजन किया है, जो भी वेस्टेज मटेरियल है, ये अब शरीर से बाहर निकलने वाला है। किसके रूप में? मलाशय के रूप में बाहर निकलने वाला है, अर्थात मल के रूप में बाहर निकलने वाला है। अब ये मत पूछना कि सर जी मल क्या होता है। मल वही होता है जो पहले, आज से 30 साल पहले, 30 साल ही बहुत बोल दिए, 15 साल पहले लोग लुटिया लेके खेतों में जाया करते थे, वही मल निकालने जाते थे। सुबह सुबह गर्म पानी पी के, ग्रीन टी पीकर कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग कैसे कैसे जाते हैं, वही मल निकालने जानते हैं। समझ में आ गया ना? अब टेंशन लेने की बात नहीं है। भोजन छोटी आंत पूर्ण रूप से पच गया था, भोजन पचने के बाद कहाँ गया? बड़ी आंत में गया। बड़ी आंत ने क्या कर दिया? देखा कि ओ माय गॉड इसमें कुछ चीज तो नहीं है, जो भी ऊट पटांग चीजें थी उसको एब्जॉर्ब किया, वापस से छोटी आंत को दे दिया, और इससे क्या निकाल लिया? इससे जल को अवशोषित कर लिया। क्या कर लिया? जल का अवशोषण कर लिया। जल का अवशोषण करने के पश्चात रेक्टम वाले हिस्से से अब जो है मल नीचे की तरफ जाने लगा। जब नीचे की तरफ गया तो कुछ लोग इस दुनिया में भारी दरिद्र होते हैं। दरिद्र होने का तात्पर्य है, जैसे मान लो सुने होगे कि हम 15 दिन से नहाए नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं, त्वचा सड़ जाएगी। कुछ लोगों को महान को सुने होगे कि 4 दिन से तो गए ही नहीं लोटा लेकर फ्रस होने हैं। अब दिक्कत वाली क्या बात है? 4 दिन से फ्रस होने गए नहीं हो, खाए जा रहे, दचेरे जा रहे ऊपर से नीचे तक, है ना, डाइजेशन सिस्टम हुआ जा रहा है। अभी बड़ी आदमी जाके सब पैक हो गया है ना, जैसे नाली वाली को देखे होगे ना, चोक हो जाती है, नाली को देखे होगे चोक हो जाती है, प्लम्बर आता है, फिर पानी वानी डालता है, फिर राड डालेगा, फिर वो नाली साफ होती है। अब यहाँ पे क्या हो गया? चोक हो गया है। जब ये चोक हो जाएगा ना, दिक्कत क्या हो जाएगी? जो भी आपने खाया है, क्या किया है? जो भी आपने खाया है वो यहाँ पर क्या हो गया? बच गया है। जब यहाँ पर बच गया तो यहाँ पर जो वेस्ट मटेरियल है, अब वेस्ट मटेरियल में आपको पता है विभिन्न प्रकार के जीवाणु लग जाते हैं। ये क्या होते हैं? उस भाग को धीरे धीरे सड़ाने लग जाते हैं। क्या होने लगते हैं? सड़ाने लग जाते हैं। जैसे उस भाग को सड़ाने लग जाएंगे तो यहाँ पर एक बीमारी हो जाती है जिसे बोलते हैं बवासीर। क्या बोलते हैं? बवासीर। बवासीर क्यों होती है? बवासीर 2 रीजन से होता है। पहला, नियमित रूप से शल्य क्रिया ना करना, मतलब फ्रस फ्रस ना होना। और दूसरा रीजन सबसे बड़ा क्या है कि अगर आप भोजन कर रहे हो, भोजन करने के साथ साथ आप पानी कम पी रहे हो, ये भी सबसे बड़ा कारण है। याद रखिएगा 95% बवासीर उनको होता है जो भोजन करने के पश्चात पानी बहुत कम पीते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए भोजन करने के पश्चात 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए, तुरंत ही नहीं पीना चाहिए। एक बाल्टी पी लिया है तुरंत ही नहीं, कोई मतलब नहीं रहेगा। भोजन करने के पश्चात आपको आधे 1 घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए, तभी जो है आपका पूर्ण रूप से पाचन होगा। और पूर्ण रूप से पाचन अगर हो गया, फ्रेश फ्रेश नहीं हो रहे हो, है ना, लोटा लेकर नहीं जा रहे, दिक्कत वाली हो जाएगी भाई। तो लोटा लेकर ना जाए, कहीं जाए पर बवासीर से बचे। तो इस बवासीर का क्या होता है? ऑपरेशन होता है, जिसे पाइल्स बोलते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले पूछेंगे सर बवासीर क्या होता है? पाइल्स होता है, पाइल्स। समझ में आ गया? तो अब यहाँ तक की बात तुमको समझ में आ गई। बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, जल्दी बताओ। सीकम, सीकम भैया, सीकम चच्चा, कोलन चच्चा, रेक्टम चच्चा। रेक्टम को बोलते हैं मलाशय। अब बताओ किसी को कोई दिक्कत है?
ये कहानी है, तुम लोग चिल्लाए जा रहे हो। सर जिसका डाइजेशन सिस्टम खराब है, हाँ बिल्कुल उसको भी हो जाता है, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। चलो अब भैया आप लोग पीडीएफ पीडीएफ चिल्ला रहे हो ना, बड़ी आतुरता होगी, जो हम आपको समझाए ना सेम सेम लिखा हुआ है, आइए उसको बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक एक तरफ से चर्चा करेंगे, यहां से आपका पाचन तंत्र चालू होगा। सबसे पहले जो आपको पढ़ाए कि पाचन कहां से प्रारंभ होता है दोस्तों, पाचन जो है मुख से प्रारंभ होता है। पाचन की प्रक्रिया कहां से प्रारंभ होती है, मुख से प्रारंभ होती है, बिल्कुल है ना। मुख में क्या होते हैं, मुख में होते हैं दांत, है ना। कल बताए थे दांतों की संख्या कितनी होती है, टीथ जिसे बोलते हैं, 32 दांत होते हैं। मानव के जीवन काल में कुल कितने दांत निकलते हैं, मानव के जीवन काल में कुल 52 दांत निकलते हैं। मोनोफिंड बताए थे कि एक ऐसा दांत होता है मोनोफिंड, मोनोफिंड की संख्या 12 होती है। मोनोफिंड का तात्पर्य है कि जीवन काल में केवल एक ही बार निकलेंगे। कुल कितने हो गए, 12 हो गए। दूसरा बताए थे कि डायोफिंड, डायोफिंड की संख्या कितनी है, 20 है। मतलब कि 20 निकल गए, वो टूट भी गए, वापस से 20 आ गए, तो 20 पहले निकले फिर वापस से आए, तो 20 दूनी 40 प्लस 12 इक्वल टू 52। तो इस प्रकार जीवन काल में कुल 52 दांत निकलते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों हमने बताया था कि जैसे आप भोजन को मुख में रखते हैं तो लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। लार ग्रंथियां क्या करती हैं, लार ग्रंथियों में 95% जल होता है। 95% क्या होता है दोस्तों, इसमें वाटर होता है। क्या होता है दोस्तों, वाटर होता है। कितने परसेंट, 95%। 5% क्या होता है दोस्तों, इसमें एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, 5% इसमें एंजाइम पाया जाता है। कल मैंने दोस्तों आपको बताया था कि माल्टेज पहला एंजाइम है ना। माल्टेज की बात करते हैं तो माल्टेज क्या करता है, माल्टेज आपके माल्टोज शर्करा को, जो माल्टोज शर्करा है, इस माल्टोज शर्करा को किसमें तोड़ देता है, ग्लूकोज में तोड़ देता है। किसमें तोड़ देता है, ग्लूकोज में तोड़ देता है। दोस्तों एक बात बताएं आपको, आप जितनी भी चीजें खा रहे हैं ना, जितनी भी चीजें प्रोटीन भर को छोड़ करके, कार्बोहाइड्रेट, वसा, फाइनल प्रोटीन, जो भी चीजें खा रहे हैं अंततः सब टूटेंगी ग्लूकोज में। किसमें टूटेंगी, ग्लूकोज में टूटेंगी। इसीलिए डॉक्टर के पास जाते हो ना, डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी तबीयत बड़ी खराब है, एक काम करो 2 बाटल लगवा लो। किसकी, ग्लूकोज की। कहे वो कहे नहीं बोलता कि एक काम करो जाओ पनीर खरीद के लाओ, पनीर की सब्जी बनवाते हैं फिर खाते हैं। वो कहे नहीं बोलता कि एक काम करो कार्बोहाइड्रेट लाओ, उसमें चावल चढ़वाते हैं 2 कुकर, फिर उसको खाओ फिर तुम ठीक रहोगे। वो सीधे क्यों बोलता है ग्लूकोज चढ़ा दीजिए। क्यों, आप जो भी चीजें खाएंगे ना वो अंततः आपकी बॉडी ग्लूकोज में तोड़ेगी। जब आपकी बॉडी ग्लूकोज में तोड़ेगी तो प्रक्रिया कौन सी चलेगी, भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया चलेगी, अर्थात पाचन तंत्र को काम करना पड़ेगा। जब पाचन तंत्र काम करेगा ना तो पूरा डाइजेशन सिस्टम आपका हिल जाएगा, आप ऐसा बीमार हो, डॉक्टर क्या बोलता है, डायरेक्ट चढ़ा दो ग्लूकोज, है ना। मतलब आपका डाइजेशन सिस्टम काम भी नहीं करेगा और ऑटोमेटिक आपको ग्लूकोज चढ़ गया, आप एनर्जेटिक हो जाओगे, है ना। जैसे पेपर देने गए आपको और आपको कोई दोस्त बता दिया कि क्वेश्चन आने वाला है कि लार में कितने % जल पाया जाता है, तो उनको पहले से पता था, ओ माय गॉड दिमाग लगाना ही नहीं पड़ेगा, रटा हुआ है, 95% जल पाया जाता है उसमें, है ना। चलो अब दूसरा है दोस्तों टाइलिन। टाइलिन का काम क्या, हम कल आपको बताए थे, टाइलिन जो है भोजन में उपस्थित स्टार्च को भी ग्लूकोज में तोड़ देता है। किसमें तोड़ देता है दोस्तों, ग्लूकोज में तोड़ देता है। और तीसरे की बात याद रखिए, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है, भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। क्या करता है, हानिकारक जीवाणुओं को मार देता है। क्लियर ना। एक और आपको बताए थे कल हमने आपको इसमें एक और एंजाइम बताया था, याद करिए कौन सा एंजाइम था, कमेंट में देख पा रहा हूं आप लोगों के। हाँ हाँ, समझ में आ रहा है ना, समझ में आना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, म्यूलिन, म्यूलिन है ना, कौन सा है, म्यूलिन। एक एंजाइम और है म्यूलिन। तो म्यूलिन का काम क्या है, म्यूलिन जो है एंजाइम, मतलब भोजन को चिपचिपा बनाता है। क्या बनाता है, भोजन को चिपचिपा बनाएगा, जिस कारण से भोजन जो है ना मुख से ईसोफेगस से होते हुए नीचे की तरफ जाएगा। समझ में आ रहा है सबको, क्लियर सभी को, यहां तक की बात, यहां तक की बात सब लोगों को क्लियर है दोस्तों। जो अभी तक हम पढ़े हैं वही सीधा सीधा लिखा हुआ है, कोई भी टेंशन की बात नहीं। माल्टेज शर्करा को ग्लूकोज में तोड़ता है, टाइलिन ग्लूकोज में तोड़ दिया शर्करा को, लाइसोजाइम ने हानिकारक जीवाणु को नष्ट कर दिया, जो म्यूलिन है भोजन को चिपचिपा बना दिया। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों अमाशय में, ठीक है। अमाशय में भोजन पहुंचता है आपके, बिल्कुल सही, जिसे आप क्या बोलते हैं, एब्डोनेम कहते हैं, या इसे आम भाषा में पेट की संज्ञा दे देते हैं ना। यहां पर भोजन पहुंचा, अमाशय में क्या पाया जाता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है। क्या निकलता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है, कल पढ़ाए थे। इसमें 95% HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ये भोजन को क्या बना देता है, ये भोजन को अम्लीय बना देता है। क्या बना देता है, भोजन को अम्लीय बना देता है। इसके साथ साथ ये भोजन में आए हानिकारक जीवाणुओं को भी नष्ट कर देता है। क्या कर देता है, हानिकारक
जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें दोस्तों, इसकी अधिकता से क्या हो जाता है, इसकी अधिकता से एसिडिटी हो जाती है। क्या हो जाती है? एसिडिटी नामक बीमारी हो जाती है। कौन सी बीमारी हो जाती है? एसिडिटी नामक बीमारी हो जाती है। ठीक है, और अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो गई तो हमारे पेट में एक बीमारी हो जाती है जिसे आपने सुना होगा अल्सर नामक रोग। कौन सा रोग? अल्सर नामक रोग हो जाता है, जिसको भैया अल्सर, इसलिए घर में सुना होगा मम्मी जी बोलती हैं कि आम का अचार कम खाओ। है, देखे होगे गाँव वाँव में लड़कियां जो हैं स्कूल जाएंगी, दोनों हाथ में आम का अचार ऐसे छीलते हुए जाएंगी, खाते हुए जाएंगी, आएंगी तब भी खाएंगी, जाएंगी तब भी खाएंगी, पेड़ में बैठेंगी तब भी खाएंगी। काहे? बीमारी हो जाती है अल्सर नामक। ज्यादा मत खाया करो आम का अचार, नहीं तो अल्सर नामक बीमारी हो जाएगी। ठीक है, इसमें 5% क्या पाए जाते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइम के भी नाम आपको कल बताए थे, 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? पहले का नाम है पेप्सिन। देखो पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। अगर जिसने समझ लिया, जो पीडीएफ नहीं चिल्ला रहा था उसको मजा आ रहा होगा, और जो बेटा चच्चा पीडीएफ चिल्ला रहे थे समझ ही नहीं आ रहा होगा क्या है। तो पेप्सिन ने क्या कर दिया? प्रोटीन का पाचन कर दिया। दूसरा रेनिन क्या कर दिया? रेनिन जो है दूध में घुली प्रोटीन का पाचन कर दिया। कौन सी? केसीन। मैंने कल बताया था किसका? केसीन को तोड़ दिया। किसने? रेनिन ने। किसमें तोड़ दिया? कैल्शियम पैराकेसिनेट में। किसमें? कैल्शियम पैराकेसिनेट में। किसमें तोड़ दिया? कैल्शियम पैराकेसिनेट में तोड़ दिया। समझ में आ रहा है? चलिए, इसके पश्चात अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, फिर हमने बताया लीवर, जिसे आप बोलते हैं जिगर। ठीक है, क्या बोलते हैं? जिगर के नाम से जानते हैं दोस्तों। एक गाना बना था, बीड़ी जरैले जिगर पे पिया, बलमा बड़ी आग, है ना? ये समझ में नहीं आया कि लीवर मतलब जिगर। समझ रहे हो? जिगर। एक गाना सुनो, जिगर के सामने, ऐसे कुछ गाना बनाना। तो जिगर मतलब क्या होता है? लीवर होता है। पर जो जिगर जब गाना गाता है हीरो तो यहाँ हाथ रख के गाता है, समझ में नहीं आता कॉन्सेप्ट कौन सा है, साइंस कौन सी लगती है यहाँ पर। तो लीवर की बात करते हैं, जिगर। याद रखिए मैंने कल बताया था कि लीवर जो है पाचन में कोई भी प्रकार की भूमिका नहीं निभाता। क्यों नहीं निभाता? क्योंकि लीवर केवल निर्माण करता है किसका? पित्त रस को निर्माण करता है। क्या बनाता है? पित्त रस का निर्माण करता है। क्या करता है? पित्त रस का निर्माण करता है। और इस पित्त रस को किसको दे देता है? पित्ताशय की थैली को दे देता है। किसको देता है? पित्ताशय की थैली को दे देता है। किसको दे देता है? पित्ताशय की थैली। और इसी पित्ताशय की थैली में पित्त रस क्या हो जाता है दोस्तों? इकट्ठा हो जाता है। क्या हो जाता है? पित्त रस इकट्ठा हो जाता है। क्लियर? चलिए, ये लिखा हुआ है पित्त रस। अब देखिए, पित्तरस में पहली बात कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। पित्तरस का काम क्या है? पित्तरस जो है रंग वर्णक है, अर्थात ये भोजन को क्षारी बना देता है। अगर यहाँ ये भोजन से मिल जाएगा तो जो HCl ने भोजन को अम्लीय बनाया था, जब ये पित्तरस भोजन के साथ मिल जाएगा तो भोजन को क्षारी बना देगा। क्या बना देगा दोस्तों? क्षारी बना देगा। एक चीज और बता देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, समझिएगा। कुछ लोगों के दोस्तों चित्र समझ लीजिए, पहले चित्र होगा, देखिए ये आपको, ये गॉल ब्लैडर दिख रहा है, ये गॉल ब्लैडर, ये हरा हरा दिख रहा है, ये हरा हरा, ये यहाँ पर किसी किसी व्यक्ति को ना, आपने सुना होगा कि पित्ताशय की थैली में पथरी हो गई है। क्या हो गई? पथरी। यहाँ हो जाती है पथरी। क्या हो जाती है दोस्तों? पथरी हो जाती है, जिसे आप बोलते हैं स्टोन। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्टोन के नाम से जानते हैं। तो कई बार पूछा जाता है कि गॉल ब्लैडर में हो जाती है और कुछ लोगों को किडनी में हो जाती है। गॉल ब्लैडर और किडनी में सेम पथरी होती है। वो पथरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्सीलेट की। किसकी? कैल्शियम ऑक्सीलेट की। ये MPPSC का क्वेश्चन है। कैल्शियम ऑक्सीलेट किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्सीलेट की बनी होती है। चाहे ये पथरी गॉल ब्लैडर में हो, चाहे ये पथरी छोटी आंत में हो, दोनों में पथरी किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्सीलेट की बनी होती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, MPPSC में आ चुका है, प्लस पटवारी में भी क्वेश्चन आ चुका है, याद रखिएगा। ठीक है, फिर क्या करते हैं डॉक्टर कुछ नहीं करते, इस गॉल ब्लैडर को काट के बाहर कर देते हैं। फिर आपका दिमाग में प्रश्न होगा कि सर अगर गॉल ब्लैडर को काट देंगे तो पित्त रस इकट्ठा कहाँ होगा? क्योंकि भैया यकृत ने बना लिया, पित्ताशय को दे दिया कि भैया एक काम करना, तुम्हारा काम स्टोर करना। तो जब पित्ताशय की थैली को काट दिया गया, वहां पर स्टोन हो गया, कैल्शियम ऑक्सीलेट आ गया इतनी ज्यादा मात्रा में, तो फिर अब इस पित्त रस को इकट्ठा कौन करेगा? तो भैया अब बड़ी समस्या है।
जिन भी लोगों को यहाँ पर पथरी हो जाती है तो लीवर क्या करता है, लीवर पित्त रस का निर्माण कर लेता है और धीरे धीरे छोड़ते रहता है, धीरे धीरे 24 घंटे उनकी बॉडी में आपके पित्त रस छूटता रहता है। उसके कोई दिनचर्या है ही नहीं है, क्योंकि पित्त की थैली आपने काट के बाहर कर दी है। अब प्रश्न होगा कि सर ऐसे लोगों के पाचन में दिक्कत होती होगी ना। हाँ, थोड़ा बहुत तो पाचन में दिक्कत होती है। देखो भैया, भगवान ने किसी चीज को बनाया है ना, और उसमें क्या है, समस्या हो गई है, अब डॉक्टर ने उसको काट दिया है, तो कुछ ना कुछ तो उसका उपयोग रहा होगा ना, तभी तो पित्त की थैली बनाई है। नहीं तो डॉक्टर ही नहीं बना के भेजता, डायरेक्ट ही छोड़ देता कि भैया आपने ऑटोमेटिक जाते रहो, सप्लाई होता रहे, है ना। तो इस बात को समझिए। चलिए, यहाँ तक समझा दिए थे आपको, यहाँ तक पूरा हो गया था, पित्तरस समझा दिए थे। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं अग्नाशय। किसके बारे में, अग्नाशय के बारे में, जिसे दोस्तों हम इंग्लिश में पेनक्रियाज कहते हैं। क्या कहते हैं, पेनक्रियाज कहते हैं ना। अग्नाशय, अग्नाशय से निकलने वाले एंजाइम को हम पूर्ण पाचक रस की संज्ञा प्रदान करते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण पाचक रस की संज्ञा प्रदान करते हैं। ठीक है, यहां पर दोस्तों लिखा है कि इसमें 3 प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं। इसको आपको नहीं पढ़ना है। अभी क्यों नहीं पढ़ना है, क्योंकि कल मैं आपको जब इस टॉपिक के पश्चात पढ़ाऊंगा मानव शरीर की संरचना, मानव शरीर की संरचना में आपको ग्लैंड पढ़ाऊंगा, ग्रंथि पढ़ाऊंगा। ग्रंथि में आपको पढ़ाऊंगा कि जो अग्नाशय है ना, ये ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है। इस मिश्रित ग्रंथि से हार्मोन्स निकलते हैं। तो हार्मोन्स एक अलग से टॉपिक है, अभी पढ़ लोगे हार्मोन्स को, बीच में ही ना दिक्कत हो जाएगी, तो पाचन भूल के हार्मोन्स पढ़ने लग जाओगे, दिक्कत हो जाएगी। तो हार्मोन्स आपको पढ़ाएंगे कब, जब हम आपको पढ़ाएंगे ग्रंथि। और ग्रंथि कब पढ़ाएंगे, जब पढ़ाएंगे मानव शरीर की संरचना। क्लियर ना। तो अभी अपन को केवल एंजाइम के बारे में चर्चा करना है। कौन सा एंजाइम निकल रहा है, पहला ट्रिप्सिन, दूसरा एमाइलेज, तीसरा लाइपेज। ट्रिप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन का पाचन करना। क्या करना, प्रोटीन का पाचन करना। क्लियर। एमाइलेज का काम क्या है, एमाइलेज की दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं तो एमाइलेज का कुछ नहीं है। एमाइलेज की अगर हम बात करते हैं तो इसका मुख्य रूप से जो पाचन हो रहा है शरीर में, ये क्या कर रहा है, स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ता है। किस में तोड़ता है, स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ता है। किसमें तोड़ता है, स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ देता है। आप लोगों ने सुना होगा कि हम लोग बोलते हैं गाड़ी माइलेज नहीं दे रही, माइलेज गाड़ी का कम है। मतलब माइलेज मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज जिस प्रकार हमें शरीर में ऊर्जा प्रदान कर रहा है, उसी प्रकार गाड़ी में भी माइलेज सिस्टम होता है ना, ये यहीं से निकल कर आया है। और लाइपेज का काम क्या है, ये जो आप फैटी चीजें खा रहे हैं, मक्खन खा रहे हैं, दही खा रहे हैं, दूध खा रहे हैं, इन सब का जो पाचन हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, लाइपेज इसको, इस वसा को तोड़ देता है। किसमें, गिल्सिरॉल में। किसमें, गिल्सिरॉल में। ठीक, किसमें तोड़ देता है दोस्तों, गिल्सिरॉल में तोड़ देता है। क्लियर यहां तक की बात। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर स्टोन क्यों बन जाता है। सही बात है यार दोस्तों, काहे बन जाता है, नहीं बनना चाहिए था। स्टोन इसलिए बन जाता है कि बॉडी में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो जाती है ना। अब कुछ लोग देखो हमारे जैसे रीवा सतना में क्या होता है कि वहां लड़का तो तंबाकू खाता ही है। जैसे रीवा में तंबाकू के सेवन सबसे ज्यादा किया जाता है, तंबाकू, निकोटिन, है ना। तंबाकू अनुसंधान केंद्र आपने पढ़ा होगा, राजमुंद्री में स्थित है, आंध्र प्रदेश में। अब जैसे कोई व्यक्ति तंबाकू खाएगा तो तंबाकू में चूना भी खाएगा। चूने से क्या हो जाएगा, कैल्शियम जा रहा है, तो औरतें भी ले रही हैं सेवन, है ना, छुप छुप के ले रही हैं, प्रोटीन के रूप में ले रही हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इससे पथरी की ज्यादा समस्या उत्पन्न हो रही है। कुछ लोग गुटखा उटका खा रहे हैं, सुबह शाम रजनीगंधा खाए पड़े हैं, विमल खाए पड़े हैं। उससे क्या हो रहा है, उससे उनकी बॉडी में कैल्शियम जा रहा है और इकट्ठा होकर पथरी का रूप धारण कर लेगा। अब ये पथरी किसकी बनी होती, कैल्शियम ऑक्सिलेट की बनी होती है। समझ में आ गया। चलो, यहां तक 3 एंजाइम समझ में आ गया, ट्रिप्सिन है, एमाइलेज है, लाइपेज है। इसको क्या बोलते हैं, अग्नाशय अर्थात पेनक्रियाज को पूर्ण पाचक रस की संज्ञा प्रदान करते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब यहां से चीजें आपको बहुत बेसिक तरीके से पढ़नी है। पहला, भोज्य पदार्थों की एंजाइम के साथ जो क्रिया होती है इसे पाचन कहलाती है। जब मेंस लिखोगे सेम इसी प्रकार की पहली लाइन लिखना है कि जो भोज्य पदार्थ है, जब ये भोज्य पदार्थ एंजाइम के साथ मिल जाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम पाचन कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि पाचन कैसी प्रक्रिया है, भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया है, अर्थात इसको फिजिको केमिकली, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, फिजियोकेमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है। मानव शरीर में उपस्थित सभी एंजाइम रसों में पाए जाते हैं। मानव शरीर में जितने भी एंजाइम हैं ये क्या करते हैं, पाचन में भाग लेते हैं। ठीक है। पाचन प्रक्रिया बहिर्स्त्रावी ग्रंथियों के स्त्राव एंजाइम का परिणाम है। मतलब हमारे पाचन तंत्र में जितनी भी एंजाइम निकलते हैं, एंजाइम किससे निकलते हैं, ग्रंथियों से निकलते हैं। तो ऑलमोस्ट जितने भी एंजाइम निकलते हैं वो बहिर्स्त्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं। अभी आपके दिमाग में हो जाएगा कि सर ये बहिर्स्त्रावी क्या होता है। एक होती है बहिर्स्त्रावी, एक होती है अंतरास्त्रावी और एक होता है मिश्रित। तो मिश्रित में केवल एक ही चीज को याद रखना है, पेनक्रियाज। अभी इसको टेंशन नहीं लेना है, अभी आपको ग्लैंड पढ़ाएंगे तब समझ में आ जाएगा कि सर ग्रंथियां क्या होती हैं, इनका काम क्या है। ग्रंथियां क्या है, आपको जिस प्रकार हम लोग आपको दिशा निर्देश देते हैं
जिस प्रकार हम आपको मोटिवेट करते हैं क्लास में आके कि भैया आपको पढ़ना है, उसी प्रकार ये जो ग्रंथियां क्या करती हैं, एंजाइम को निकालती हैं। एंजाइम क्या करता है, भोजन को जल्दी पाचन करता है। हम आपको क्यों पढ़ा रहे हैं, आप भी तो पढ़ सकते थे घर में बैठ के, पर आप अपने से पढ़ोगे तो आप आधी चीजें पढ़ोगे, आधी चीजें छोड़ दोगे। हम आपको कंप्लीट चीजें पढ़ाएंगे ना। ऐसे ही क्या है, एंजाइम जो है, एंजाइम के बिना भी भोजन पच जाएगा, पर लंबे समय में पचेगा, भोजन सड़ जाएगा, बीमारी हो जाएगी विभिन्न प्रकार की। तो एंजाइम ने क्या कर दिया, उस प्रक्रिया को तेज कर दिया। और इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए एंजाइम कहां से निकल रहा है, ग्रंथियों से निकल रहा है। ग्रंथियां मतलब ग्लैंड से निकल रहा है। ग्लैंड 3 प्रकार की होती है, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और मिक्सिक ग्लैंड, जिसे हम आपको बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं। उसका हम आगे चैप्टर में पढ़ाएंगे, टेंशन की बात नहीं है। देखिए लिखा हुआ है कि जटिल भोज्य पदार्थों का या जटिल कार्बनिक पदार्थों का एंजाइम की उपस्थिति में सरल भोज्य पदार्थों में या कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तन की प्रक्रिया ही पाचन कहलाती है। सिंपल सी बात है कि जो भी हम भोज्य पदार्थों को ग्रहण कर रहे हैं, अगर ये भोज्य पदार्थ जटिल हिस्सों से छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाएंगे और हमारे शरीर में पूर्ण रूप से एनर्जी दे देंगे, तो पाचन कहलाता है ना। पाचन प्रक्रिया में सहायक अंगों को हम पाचन अंग कहते हैं। कौन कौन सहायक अंग थे, मैंने पहले बताया, मुख गुहा है, मुख गुहा में दांत भी है, लार ग्रंथियां भी हैं, इसके साथ साथ ईसोफेगस है, ईसोफेगस के साथ अग्नाशय है, अमाशय है आपका। अमाशय के पश्चात अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका छोटी आंत है, बड़ी आंत है। तो ये सब चीजें पाचक अंग के रूप में कहलाती हैं। पर देखिए ये 2 चीजें लिखी हुई थी कि हम किसको आपके पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं मानते। पाचन तंत्र का हिस्सा हम 2 चीजों को नहीं मानते। पहला, ग्रास नली को नहीं मानते। ग्रास नली का तात्पर्य होता है ईसोफेगस को नहीं मानते, और दूसरा लीवर को नहीं मानते। ईसोफेगस को क्यों नहीं मानते, क्योंकि ईसोफेगस मुख से अमाशय के बीच एक पाइप का काम करता है, इसलिए यहां पर कोई प्रक्रिया नहीं होती, केवल यहाँ पे क्रमानुकंचन गति होती है। और दूसरा जो अगर हम बात कर लेते हैं लीवर के बारे में, तो लीवर क्या करता है, पित्तरस का निर्माण कर देता है, पित्ताशय को दे देता है, पित्ताशय स्टोर करके रख लेता है। इतनी बार बोल चुका हूं कि दिमाग में बैठ गया होगा आपको, ठीक है। चलिए अगली हम बात कर लेते हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश हिंदी में आपको दोनों पीडीएफ मिल जाएगी। अब देखिए सीधा सीधा मेंस का क्वेश्चन है, अंतःग्रहण का तात्पर्य क्या होता है, भोजन को मुख में रखना। इस प्रक्रिया को हम अंतःग्रहण कहते हैं। पाचन किसे कहते हैं, पाचन प्रक्रिया की शुरुआत मुख से होती है और भोज्य पदार्थ एंजाइम के साथ क्रिया कर लेते हैं, इस संपूर्ण प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। जब भोजन पच गया तो भोजन का क्या होगा, अपशोषण होगा। अपशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है, बताया था, विली, विली में होता है, माइक्रोविलाई होती हैं। देखिए भोजन का अपशोषण छोटी आंत के द्वारा होता है, और पचे हुए भोजन का रुधिर में अवशोषण छोटी आंत के द्वारा होता है। छोटी आंत में छोटी छोटी विली पाई जाती है। अभी मैंने बताया था कि यही विली छोटी आंत से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य उनको उठाकर ब्लड में डाल देती है, ठीक है। स्वांगीकरण की बात करते हैं। स्वांगीकरण क्या है, पचे हुए भोजन का शरीर के द्वारा उपयोग किया जाना स्वांगीकरण है। अर्थात भोजन पक गया, पचने के पश्चात जो एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी का भोजन शरीर के द्वारा उपयोग कर लेना ही स्वांगीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। इसके पश्चात मल त्याग क्या है, मल त्याग का तात्पर्य होता है कि बड़ी आंत के रेक्टम वाले भाग से जो अनपचा हुआ जो भोजन है वो शरीर से बाहर निकल जाए, इस प्रक्रिया को हम मल त्याग कहते हैं। लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा। मेंस में भी आता है कि पाचन की प्रक्रिया को समझाइए या पाचन अंगों को समझाइए, तो आपको ये सब बताना पड़ेगा कि अंतःग्रहण मतलब होता है भोजन को मुख में रखना। पाचन का तात्पर्य होता है कि आपके भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया होना। अवशोषण का तात्पर्य होता है छोटी आंत के द्वारा भोजन का अवशोषण होने के पश्चात विली के द्वारा उसका उपयोग कर लेना। स्वांगीकरण का तात्पर्य है कि भोजन पच चुका था, उससे एनर्जी का उपयोग कर लेना। और मल त्याग का तात्पर्य क्या होता है कि बड़ी आंत के रेक्टम वाले भाग से जो ऐसा भोजन है जो पचा नहीं है उसको शरीर से बाहर निकाल देना, ठीक। अब देखिए दोस्तों, मनुष्य में भोजन का जो पाचन होता है मुख गुहा से प्रारंभ हो जाता है, अभी बताया, छोटी आंत तक जारी रहता है, बिल्कुल सही है। बड़ी आंत में पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। भोजन के मुख में अंतःग्रहण के बाद, मतलब जैसे आपने भोजन को मुख में रखा आपने, उसके पश्चात दांतों के द्वारा इसे 32 बार चबाया जाता है। उसके बाद चबाने के पश्चात जो है भोजन छोटी छोटी आंतों में भागों में टूट जाता है। आपके मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। 3 जोड़ी का तात्पर्य है 6, है ना, क्योंकि यहाँ पे जोड़ी लिखा है मतलब पैरेलल लिखा है, पैर में है। तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, सिलेवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। उससे क्या निकलता है, लार निकलता है। लार क्या करता है, भोजन को चिकनाहट करता है, क्योंकि इसमें म्यूकस पाया जाता है जो भोजन में आपके ईसोफेगस से नीचे की तरफ जाए, ठीक। चलिए अगर हम बात कर लेते हैं, अगर भोजन में सलाइवा मिल गया तो भोजन मतलब फूड जो आपने भोजन किया है उसमें आपकी लार मिल गई, इस भोजन को हम बोलस कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, भोजन को बोलस कहते हैं। आपने भोजन को मुख में रखा, भोजन को मुख में रखने के पश्चात उसमें जब लार मिलती है, सलाइवा जब मिल जाता है, तो ये भोजन क्या कहलाता है, बोलस कहलाता है। उसे हम साइंस की भाषा में, विज्ञान की भाषा में बोलस कहते हैं, ठीक है ना। और आम भाषा में इसको कौर बोलते हैं, कौर, है ना।
बोलते हैं अगर खाना खाते समय कौर आपका गिर गया नीचे तो बोलते हैं कोई याद कर रहा है आपको, है ना। इतना समय जीवन में नहीं है कि कोई आपको याद करेगा, ठीक है। लोग आपको इसीलिए याद कर रहे हैं कब बदला लिया जाए, ठीक है। हाँ, टेंशन वेंशन की बात मत लेना, पढ़ लो, चलो। अब देखिए दोस्तों, ये लिखा हुआ है सीधा सीधा टाइलिन एंजाइम की। दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं, टाइलिन एंजाइम भोजन में उपस्थित किसका, स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि टाइलिन एंजाइम का काम क्या है, जो मुख में पाया जाता है। टाइलिन एंजाइम स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का पाचन मुख में टाइलिन के द्वारा ही होता है। मतलब जो है टाइलिन एंजाइम जो है आप हमारे मुख में जो स्टार्च है उस अर्थात स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट, इस कार्बोहाइड्रेट को छोटे छोटे भागों में तोड़ देता है। माल्टेज की बात करते हैं तो भोजन अत्यधिक चबाने पर जो भोजन हमें मीठा लगता है वो मीठा किसके कारण लगता है, माल्टेज नामक एंजाइम के कारण लगता है। किसके कारण, माल्टेज नामक एंजाइम के कारण हमें भोजन मीठा लगता है। फिर है दोस्तों लाइसोजाइम एंजाइम। मैंने आपको पहले बताया था कि लाइसोजाइम एंजाइम जो है भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। क्या करता है, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। 3 एंजाइम पढ़े, पहले का नाम है टाइलिन। टाइलिन क्या करता है, भोजन में उपस्थित स्टार्च को तोड़ देता है, किसमें, ग्लूकोज में। फिर हमने पढ़ा माल्टेज। माल्टेज क्या है, भोजन को मीठा बनाता है। फिर हमने तीसरा दोस्तों पढ़ा लाइसोजाइम। लाइसोजाइम ने क्या कर दिया, भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणु को नष्ट कर दिया, ठीक है। पर याद रखिएगा, इसमें एक नोट है कि वसा और प्रोटीन का पाचन मुख में नहीं होता। किसका, वसा और प्रोटीन का। क्योंकि वसा का पाचन कहाँ होगा दोस्तों, वसा का पाचन मैंने अभी आपको बताया है कि वसा का पाचन आपके छोटी आंत में इन्वर्टेज एंजाइम के द्वारा होगा। किसके द्वारा, इन्वर्टेज एंजाइम के द्वारा होगा। और प्रोटीन के पाचन करने के लिए प्रोटीन का पाचन कहाँ, मुख से प्रारंभ नहीं होगा, कहाँ होगा, आपके पेट में होगा। क्योंकि पेट में एक एंजाइम निकलता है जिसे हम बोलते हैं पेप्सिन। याद होगा, अभी मैंने पढ़ाया था पेप्सिन, है ना। चलिए, जो लाल ग्रंथि की दोस्तों अगर हम बात करते हैं, लाल ग्रंथियां एक प्रकार की बहिर्स्त्रावी ग्रंथि हैं। क्या है, बहिर्स्त्रावी ग्रंथियां हैं जो एंजाइम का स्त्रावण करती हैं। किसका स्त्रावण करती हैं, आपके एंजाइम का स्त्रावण करती हैं। तो जो भी टाइलिन हो, माल्टेज हो, लाइसोजाइम है, ये जितने भी एंजाइम निकलते हैं कहाँ से निकलते हैं, लार ग्रंथियों से निकलते हैं। और लार ग्रंथियां कैसी हैं, बहिर्स्त्रावी ग्रंथियां हैं। याद रखने वाली बात है, ये क्वेश्चन आपके एसएससी में पूछा गया है। किसमें पूछा गया दोस्तों, एसएससी में के एमटीएस एग्जाम में पूछा गया है, एमटीएस में, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है कि मान लो कि लार में 3 एंजाइम पाए जाते हैं। पहले का नाम है टाइलिन, दूसरे का नाम है माल्टेज, तीसरे का नाम है लाइसोजाइम। अब देखिए, फिर हमने दोस्तों बात की ग्रास नली। ग्रास नली को बोलते हैं ईसोफेगस। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे ईसोफेगस के नाम से जानते हैं। देखिए, अब यह भोजन जीभ के द्वारा ईसोफेगस में भेज दिया जाता है, जहां से कौन सी गति होती है दोस्तों, क्रमानुकंचन गति होती है। कौन सी गति होती है, क्रमानुकंचन गति के द्वारा यह अमाशय में पहुंच जाता है। अमाशय का तात्पर्य होता है स्टमक में पहुंच जाता है। लिखिए, ग्रास नली किसी भी तरह के किसी भी रस का कोई स्त्रावण नहीं करती, अर्थात ग्रास नली किसी भी एंजाइम का स्त्रावण नहीं किया जाता है। इसीलिए ग्रास नली पाचन में भाग नहीं लेती। क्या नहीं लेती, पाचन में भाग नहीं लेती, ठीक। क्या नहीं करती, पाचन में भाग नहीं लेती। ये देखो लिखा हुआ है, सीधा सीधा आपको लिख दिए, एक एक चीज लिख दिए हैं कि आपको बिल्कुल टेंशन ना आए। जिस व्यक्ति ने समझ लिया है, पीडीएफ को केवल एक बार पढ़ना भर है संतुष्टि के लिए। चलिए, फिर दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं अमाशय, जिसे हम बोलते हैं स्टमक के नाम से जानते हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अमाशय के द्वारा अमाशय रस का स्त्रावण किया जाता है। अमाशय रस को साधारण भाषा में जठर रस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, जठर रस के नाम से जानते हैं, ठीक है। मैंने अभी बताया कि आपको कि इसी जठर रस में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। क्या कर देता है दोस्तों, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। भोजन में, अमाशय में भोजन पहुंचने पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन में मिलकर टाइलिन एंजाइम के क्षारीय प्रभाव को नष्ट कर देता है। अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है भोजन को अम्लीय बना देता है। क्या बना देता है दोस्तों, अम्लीय बना देता है। यह क्वेश्चन आया दोस्तों एमपीपीएससी 2021 के एग्जाम में, जो कि आपका कब हुआ, जून में हुआ। प्रश्न क्या पूछा गया, प्रश्न पूछा गया कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहां से निकलता है। ऑप्शन में था अमाशय। याद होगा अगर आपने पेपर दिया होगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहां से निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है अमाशय से। क्या करता है, भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को मारता है और भोजन को आपके अम्लीय बनाता है। क्लियर। चलिए, जठर रस में अम्ल के रूप में हाइड्रोक्लोरिक
और प्रोटीन के पाचन के लिए दो एंजाइम निकलते हैं जिसका नाम है पेप्सिन और रेनिन। मैंने बताया था कि पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, और रेनिन क्या करता है, दूध का पाचन करता है। क्लियर ना? चलिए, इसके पश्चात दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं अमाशय के बारे में, अभी मैंने बताया आपको कि अमाशय में पहुंचा हुआ भोजन जो है जठर रस के साथ मिलकर लुगदी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस भोजन को हम काइम कहते हैं। देखो, जब भोजन मुख में था इसे हम बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलस। जब भोजन आपके मुख में था तो मुख में हुए भोजन को क्या बोलते हैं? मुख में जब भोजन था इसे हम बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। पर जब भोजन आपके अमाशय अर्थात स्टमक में चला गया तो इस भोजन को हमने काइम कहा। क्या कहा दोस्तों? काइम कहा। यह लिखा है। क्या कहते हैं इसे? काइम के नाम से जानते हैं। ठीक है। अमाशय में बोलस भोजन लार के साथ मिलकर जब जठर रस मिल गया, पेप्सिन मिल गया और आपका रेनिन एंजाइम मिल गया तो इस भोजन को इसने काइम में परिवर्तित कर दिया। क्योंकि देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि अमाशय में क्या क्या हो रहा है। अमाशय में HCl मिल रहा है, पेप्सिन आ रहा है, रेनिन आ रहा है। तो जो भोजन मुख में था उसे बोलस कहा। इतना सब जब पेट में जब जाके मिल गया इस भोजन में तो इस भोजन को हमने क्या कहा? काइम कहा। यही तो लिखा है कि अमाशय में बोलस, बोलस में क्या था? भोजन प्लस लार था जब मुख में था। जब भोजन में जठर रस मिल गया, HCl मिल गया, एक्टिव रेनिन मिल गया और आपके पेप्सिन मिल गया तो भोजन किस में हो गया? काइम में हो गया। अब देखिए, अमाशय में जो भोजन है इसे हम काइम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? काइम के नाम से जानते हैं। अब ये क्वेश्चन इस बार एग्जाम में बनने लायक बन सकता है, क्योंकि दोस्तों हर बार ना एग्जामिनर HCl बार ना पूछ लो उन्हें। अब का पूछे? अब तो कुछ ना पूछे ना, जो पूछ सका। याद रखियो कि जो अमाशय में जो भोजन होता है उसे क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। और जो मुख में जो भोजन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बोलस कहते हैं। क्लियर ना? चलिए, देखो लिखा है जठर रस। जठर रस में क्या क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, पेप्सिन एंजाइम होता है और रेनिन एंजाइम होता है। अर्थात इस प्रकार दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। देखो भैया, अब ये बात मैंने क्यों लिख दी है? हम पूरा डाइजेशन सिस्टम पढ़ लेते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि हम पढ़ क्या रहे हैं। देखो, हमें अगर सबसे ज्यादा शरीर में एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, तो हम किसको खाएंगे? हम खाएंगे कार्बोहाइड्रेट और वसा को। किसको खाएंगे? कार्बोहाइड्रेट अर्थात वसा को। पर याद रखिएगा, वसा का पाचन मुख में नहीं होता है। ठीक है। अगर हमें शरीर की वृद्धि करना है, शरीर की वृद्धि और विकास करना है तो हम प्रोटीन खाएंगे। प्रोटीन का पाचन पूर्ण रूप से छोटी आंत में होता है। और हमें उपापचयी क्रियाएं करना है, मेटाबॉलिज्म क्रियाएं करना है तो हम विटामिन लेंगे। क्या कर लेंगे दोस्तों? विटामिन लेंगे। उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले पोषक पदार्थ जो हैं दोस्तों विटामिन है। तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर का विकास या मानव शरीर किससे बना होता है? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा विटामिन, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, शर्करा, प्रोटीन। किससे बना है? मानव शरीर। शरीर की वृद्धि एवं विकास, हमारा जो पूरा शरीर बना है, बाल बने, नाखून बने, किससे बने? प्रोटीन से बने। किससे बने दोस्तों? प्रोटीन से बने हैं। प्रोटीन की श्रृंखला बनी है, अमीनो एसिड पढ़ाएंगे आगे चलकर, चिंता ना करो। तो प्रोटीन के कारण क्या हो रहा है? मानव शरीर का निर्माण होता है। क्या होता है? मानव शरीर का निर्माण होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, क्या होता है? मानव शरीर का निर्माण होता है। चलिए, अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, अब देखिए, भोजन में दो चीजें होती हैं। जैसे आप तैयारी करने जा रहे हो तो तैयारी के दौरान सबसे पहले हम कोर सब्जेक्ट पढ़ते हैं। कोर सब्जेक्ट का तात्पर्य क्या है? किसी व्यक्ति को देखना कोर सब्जेक्ट पहले पढ़ेगा, हिस्ट्री पढ़ेगा, ज्योग्राफी पढ़ेगा, पॉलिटी पढ़ेगा, फिर यूनिट 7 पढ़ेगा, 9 पढ़ेगा, 10 पढ़ेगा। पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से ही तैयारी चालू क्यों होती है? मतलब उससे हम सब एग्जाम का कोर सब्जेक्ट कहते हैं। आता सब उतनी नंबर का है, पर किसी व्यक्ति को देखना तैयारी के दौरान कभी साइंस नहीं पढ़ेगा, पहले वो हिस्ट्री पढ़ेगा, ज्योग्राफी पढ़ेगा, पॉलिटी पढ़ेगा। उसी प्रकार भोजन करते समय हमारे कुछ मेन तत्व होते हैं जो हमारे आहार में मुख्य तत्व के रूप में जाने जाते हैं, जिसका हमको सेवन करना बहुत जरूरी होता है। ऐसे तत्वों को हम मुख्य आहार कारक कहते हैं, जिसमें से है पहला नाम है कार्बोहाइड्रेट, दूसरे का नाम है प्रोटीन, तीसरे का नाम है वसा। अगर हम कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, अर्थात ऊर्जा नहीं मिलेगी। और ऊर्जा नहीं मिलेगी तो हम काम नहीं कर पाएंगे। प्रोटीन नहीं होगा तो हमारे मानव शरीर का विकास नहीं होगा, हम छोटे ही रह जाएंगे, मानव शरीर का विकास नहीं होगा। ठीक है। और अगर हमें वसा नहीं मिलेगी तो क्या नहीं होगा? जब वसा नहीं मिलेगी तो देखिए, आज हमारे शरीर में जो चर्बी, चर्बी समझते हो ना, मोटापा, ये वसा के कारण होता है। तो चर्बी मतलब आप कहोगे सर मोटापा, वसा मतलब क्या? अगर हम भोजन कर रहे हैं, बहुत फैटी भोजन खा रहे हैं, तो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जमने लग जाता है, कोलेस्ट्रॉल खूब ज्यादा हो जाता है, व्यक्ति मोटा हो जाता है ना। और अगर व्यक्ति वसा को
लिमिट मात्रा मिलेगा। तो ये जो है वसा हमारे शरीर की सुरक्षा करती है। आप कहोगे सर कैसी सुरक्षा करती है? देखो भैया, मान लीजिए अगर कोई मोटा व्यक्ति है, मोटा व्यक्ति गिर जाएगा उसको चोट कम लगेगी, पतला व्यक्ति गिर जाएगा ना उसकी हड्डियां टूट जाएंगी, है ना? क्यों? क्योंकि ये जो वसा है अर्थात चर्बी है, ये मानव शरीर की रक्षा करती है। क्या करती है? मानव शरीर की रक्षा करती है। क्या करती है? मानव शरीर की रक्षा करती है। और मानव शरीर की रक्षा के साथ साथ यह मानव शरीर का क्या करती है? मानव शरीर को सुंदर बनाती है। आपको सर कैसे? जब आप 70 किलो के थे, स्मार्ट दिख रहे थे, चेहरे पर रौनकता थी, पर जैसे ही आपने रनिंग करना चालू कर दिया, आपने बहुत ज्यादा काम करना चालू कर दिया, तो आप देखिएगा ऑटोमेटिक आपकी शरीर की चमक जो है वो डल पड़ने लगेगी, आप काले दिखने लग जाओगे। ऐसा रीजन क्यों है? ऐसा रीजन इसलिए है क्योंकि आपकी बॉडी में फैट कम हो रहा है, अर्थात आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कम हो रहा है, फैट कम हो रहा है, चर्बी कम हो रही है। चर्बी क्या होती है? आपकी शरीर की सुंदरता को भी डिपेंड करती है, इस बात को याद रखिएगा। अब सहायक आहार तत्व कारक होते हैं। सहायक आकार का तात्पर्य यह है कि ये भी भोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे खनिज लवण हो गया, विटामिन हो गया और जल हो गया। तो कभी आपसे पूछा जाएगा कि भैया बताइए मुख्य आहार कारक कौन कौन से हैं? मुख्य आहार कारक 3 हैं। पहले का नाम है कार्बोहाइड्रेट, हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। दूसरे का नाम है प्रोटीन, हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। तीसरे का नाम है वसा, हमारे शरीर की सुरक्षा और हमें सुंदर बनाते हैं। और सहायक आहार तत्व में कौन कौन से हैं? पहले का नाम है लवण, दूसरे का नाम है विटामिन, तीसरे का नाम है दोस्तों जल। क्लियर ना? चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले बिंदु के बारे में, संतुलित भोजन किसे कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं? संतुलित भोजन। तो यहां पर लिख दिया गया कि एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितने मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। तो एक व्यक्ति को प्रतिदिन कार्बोहाइड्रेट 450 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। कितना प्रोटीन लेना चाहिए? 100 ग्राम रेगुलर प्रोटीन खाना चाहिए, है ना? इसके साथ वसा कितना लेना चाहिए? 60 ग्राम वसा लेना चाहिए। और ऊर्जा कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 2000 किलो कैलोरी लेना चाहिए, मतलब चावल वगैरह खाएंगे तभी तो आपको कैलोरी प्राप्त होगी। कठोर परिश्रम करने वाले व्यक्ति को, जो गांव में तिहाड़ी मजदूर होते हैं, उनको ज़्यादा भोजन चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो उनको 3500 से लेकर 4000 किलो कैलोरी ऊर्जा आपको मिलनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर लिखी है। हाँ, अब देखो दोस्तों, मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि कुछ लोग क्या है कि शहर वहर में, जैसे हम जिम जिस दिन से ज्वाइन कर लेते हैं ना, जिम से उसी दिन हमको लगता है कि हाँ पूरा संपूर्ण हमको जिम का जितना नॉलेज है एक ही दिन में हो जाए, एक ही दिन में हमारा वजन 100 से सीधे 50 किलो में जाए। ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है लोग दोस्तों कि जैसे लोग जिम में जाते हैं, तो जिम में सबसे पहले हम लोग उसको ढूंढते हैं, ट्रेनर को। ट्रेनर बोलता है कि भैया आपका एक डाइट चार्ट बनना चाहिए। क्यों? जब तक डाइट चार्ट नहीं बनेगा तो हम मेंटेन नहीं हो पाएंगे। तो पहले वो लिख कर देता है कि आपको सुबह उठना है, लौकी का 2 गिलास जूस पीना है, उसके बाद दोपहर में करेला का जूस पीना है, 4 किलो आपको गाजर खाना है, 5 किलो मूली खाना है ना? रोटी वोटी नहीं खाना, रोटी एक ठो खाना है। इसके पश्चात क्या होता है, बालिकाएं जो होती हैं, लड़कियां, लड़का तो मान लो ठीक है 4 दिन करी, 5वें दिन खाने लगी हो, टेंशन वेंशन की बात नहीं है। बिटियां जो होती हैं, लड़कियां, वो क्या करेंगी बेटा? वो फॉलो करेंगी चार्ट, और जैसा फॉलो करेंगी ना, तो अभी तक क्या है कि डोसा पिज्जा विज्जा खा रही थी, अत्यधिक मात्रा में फैट वेट हो रहा था। अब जैसे उन्होंने चालू किया, हो गया 2 कदम चली, गिर गई। ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि जब वो ज्यादा भोजन कर रही थी तो ज्यादा उनको एनर्जी मिल रही थी। जैसे ही उन्होंने डाइटिंग चार्ट फॉलो करना चालू कर दिया, उनकी बॉडी में एनर्जी, ऊर्जा कम हो गया। और ऊर्जा कम हो गया तो बोलती हैं हम लो डाइटिंग में चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? लो डाइटिंग में। और लो डाइटिंग के चक्कर में वो एनीमिया का शिकार हो जाती हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा कि भोजन में जिस दिन 100 से लेकर 1200 किलो कैलोरी होती है उसे हम लो डाइट कैलोरी कहते हैं। लो डाइट कैलोरी का सेवन वो लोग ज्यादा करते हैं जो लोग जिम वगैरह जाते हैं, है ना, जिनको कम काम वाम करना है। चलो, हाँ, अब दोस्तों अगर हम बात कर रहे हैं ये कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की हम परिभाषा पढ़ेंगे। उपनाम क्या है, परिभाषा क्या है, कार्य क्या है, पोषक पदार्थ, स्रोत और वर्गीकरण, ये सब चीजें हम देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखी हुई है। परिभाषा का तात्पर्य यह है कि कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो है आपका तत्व है, एक मिनट, ये आपका अगला टॉपिक यहाँ से चालू हो गया, तो हम सोच रहे थे अगला टॉपिक आपको अगले दिन से पढ़ाते, डाइजेशन सिस्टम के बाद ही, है ना।
चलिए अभी अगला टॉपिक आपका चालू हो गया है कार्बोहाइड्रेट, तो हम सोच रहे हैं कार्बोहाइड्रेट आपको अगले दिन से पढ़ाएंगे, ठीक है। बात आ रही समझ में दोस्तों कि हम सोच रहे हैं कार्बोहाइड्रेट आपको अगले दिन से पढ़ाते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट आपका अगला टॉपिक है, ये आपका संतुलित आहार तंत्र में आ जाता है। कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, प्रोटीन पढ़ेंगे, वसा पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो हमने अभी तक जो चीज़ें पढ़ी हुई दोस्तों, आपके दिमाग में प्रश्न होगा कि सर बहुत सारे व्यक्तियों ने पूरा पाचन तंत्र, डाइजेशन सिस्टम समझ लिया है। तो 3 चीज़ों के मैं आपको उत्तर देता हूँ। आपके कमेंट सेक्शन में आ रहे हैं लगातार मुझे मैसेज कि सर PDF कहाँ मिलेगी, कहाँ क्या होगा। सबसे पहली बात समझ लीजिए, जो हमने पूरा पढ़ा वो आपको पूरा लिखा हुआ है, पूरा एक एक चीज़ लिखा होगा। चित्र आपने देख लिया है, शुरुआत से ही आपको हमने सब दिखा दिया है। ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, कैसे क्या पाचन होगा, कैसे क्या होगा, जीभ में भोजन जाएगा, कैसे सब चीज़ें यहाँ पर इसको पुट किया गया है ना, ये लिखा हुआ है। PDF जो आपको मिलेगी ना, PDF आपको दोनों चीज़ों में मिल जाएगी, इंग्लिश में मिल जाएगी, आपको हिंदी में मिल जाएगी। पूरा डाइजेशन सिस्टम बना हुआ है, ऐसे ही सब चीज़ें लिखी हुई हैं, चित्र बना हुआ है। अब आप मेरे सामने क्या करिए, 2 मिनट हम रिवीजन कर लेते हैं किसका, डाइजेशन सिस्टम का। कर लें जल्दी से, जितना पढ़ा हुआ है उतना हम 2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि भोजन जो है हमने मुख में रखा, मुख में जो है हमारा भोजन गया, तो इसे हम बोलते हैं मुख गुहा। मुख गुहा में भोजन ने क्या किया, दांतों ने भोजन को विभिन्न प्रकार में छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया। इस प्रक्रिया को हम भौतिक प्रक्रिया कहते हैं। जब भोजन मुख में विभिन्न छोटे छोटे अवयवों में टूट गया, तो उसके पश्चात क्या हो गया भोजन में, तो जो भोजन है छोटे छोटे अवयवों में टूटने के पश्चात भोजन में विभिन्न प्रकार की लार ग्रंथियां थी। उन लार ग्रंथियों में विभिन्न प्रकार के एंजाइम थे, जैसे सबसे फेमस जो एंजाइम है टाइलिन। टाइलिन ने क्या कर दिया, भोजन को यहाँ पर आपके भोजन में उपस्थित जो स्टार्च है उसको स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ दिया। दूसरे की अगर हम दोस्तों बात कर लेते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है लाइसोजाइम एंजाइम। इस लाइसोजाइम एंजाइम ने भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर दिया। तीसरे का नाम है दोस्तों माल्टेज। माल्टेज ने भोजन में उपस्थित आपके माल्टो जो शर्करा है इसको तोड़ दिया, जिस कारण से भोजन मीठा हो गया। और एक का नाम है दोस्तों आपके, जो आपके भोजन को क्या कर रहा है, लुगदी के रूप में बना रहा है, अर्थात चिकनाहट प्रदान कर रहा है। क्या कर रहा है, चिकनाहट प्रदान कर रहा है। तो इस प्रकार भोजन जो है मुख में विभिन्न प्रकार के एंजाइमों के साथ मिल गया। अर्थात अब जो भोजन हमने मुख में रखा था, इस भोजन को हम बोलस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं दोस्तों, बोलस के नाम से जानते हैं। भोजन जो है आपके ग्रास नली के माध्यम से कहाँ गया, आपके अमाशय में गया। कहाँ गया दोस्तों, आपके अमाशय में गया। ग्रास नली जो दोस्तों है किसी भी प्रकार के पाचन तंत्र में भाग नहीं लेती। क्या नहीं लेती दोस्तों, किसी भी प्रकार के पाचन तंत्र में भाग नहीं लेती है। याद रहेगा आपको। अमाशय में जब दोस्तों भोजन गया, तो अमाशय के हमने 3 हिस्से बताए थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है कार्डिक। कार्डिक की बात याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से HCl निकलता है। क्या निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, भोजन को अम्लीय बना देता है। क्या बना देता है, भोजन को अम्लीय बना देता है, और भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणु को नष्ट कर देता है। क्या करता है, भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने के पश्चात अगर इसकी मात्रा पेट में ज्यादा हो जाएगी, तो क्या करेगा दोस्तों, यहाँ पर ये भोजन को अम्लीय बनाने के साथ साथ भोजन में हमारे पेट में एसिडिटी का निर्माण कर देगा, और इसकी मात्रा अगर ज़्यादा हो गई तो अल्सर नामक बीमारी हो जाएगी। इसके पश्चात दोस्तों आपका भोजन जाता है कहाँ पर, आपके छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत के अग्रभाग में जैसे ही प्रवेश करता है, तो छोटी आंत में से एक एंजाइम निकलता है, हार्मोन्स निकलता है, जिसे हम बोलते हैं कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन्स। कौन सा, कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन्स। कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन्स क्या करता है, छोटी आंत में बैठे बैठे देखता है कि भोजन अभी क्या है, अम्ली से क्षारी हुआ है कि नहीं हुआ। क्षारी भोजन को कौन करता है, तो क्षारी जो है ये आपके यकृत से निकलने वाला पित्तरस जो है, इस पित्तरस जो पित्ताशय की थैली में स्टोर था, इस पित्ताशय की थैली में स्टोर होने के पश्चात जैसे ही मिलता है, तो कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन्स का काम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। अब भोजन हो गया है क्षारी। जैसे ही भोजन यहाँ पर क्षारी हो गया है, तो अब आपके भोजन में मिलने वाले हैं पूर्ण पाचक रस। क्या मिलने वाले हैं, पूर्ण पाचक रस मिलने वाले हैं। पर पूर्ण पाचक रस मिलने से पहले ये आपका अग्नाशय भोजन को देख लेता है कि भोजन क्षारी है कि अम्लीय है ना। धोखा तो हमारे साथ नहीं हो रहा है। जब वो देख लेगा कि भोजन क्षारी हो चुका है, ये देखने का काम एक हार्मोन्स करता है, उसका नाम है सेक्रीन। याद रखिएगा, कौन सा हार्मोन्स है, सेक्रीन हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन्स है दोस्तों, सेक्रीन हार्मोन्स है। ये हार्मोन्स क्या करता है, सेक्रीन, मैं लिख देता हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर लिख दीजिए। कौन सा हार्मोन दोस्तों, सेक्रीन हार्मोन से, सेक्रीन। ये सेक्रीन हार्मोन्स क्या करता है, ये सेक्रीन हार्मोन्स देखे रहता है कि भोजन क्या है, भोजन आपका अम्लीय हो गया है कि क्षारी हो गया है। सेक्रीन हार्मोन्स को पता चला गया कि नहीं, भोजन अब क्या हो गया है, क्षारी हो गया है। तो क्या करता है, ये पूरे पूर्ण पाचक रसों को मिला देता है। पूर्ण पाचक रस का कोड वर्ड है TAL, है ना। TL के बारे में आपको मैं बता चुका हूं। इसमें विभिन्न प्रकार के 3 आपके एंजाइम मिलते हैं। ठीक है। TL की अगर हम बात करें, तो पहला मिलता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का काम क्या है, ये प्रोटीन का पाचन करता है। TA, ए से है एमाइलेज। एमाइलेज क्या है, स्टार्च का पाचन कर रहा है।
एल से है लाइपेज। लाइपेज क्या कर रहा है? वसा का पाचन कर रहा है। वसा को किस में तोड़ रहा है? ग्लिसरीन में तोड़ रहा है। किस में तोड़ रहा है? ग्लिसरीन अर्थात फैटी एसिड में। क्लियर ना? फिर उसके पश्चात भोजन आपका छोटी आंत से होते होते कहाँ पहुंचता है? बड़ी आंत में पहुंचता है। छोटी आंत और बड़ी आंत के भाग छोटा सा एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं आपके, क्या बोलते हैं, जहां पर छोटी आंत और बड़ी आंत का जो पाचन होता है उस स्थान पर आपके पाया जाता है एक चीज जिसे हम आपको दिखा चुके हैं। यहां पर आप देख लीजिए, ये इसे हम बोलते हैं अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स। चित्र में दिख रहा था अपेंडिक्स, यहाँ पर लिखा नहीं चित्र में, पर याद रहेगा आपको क्या निकलता है? अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स क्या करता है? हमारे शरीर में अगर अत्यधिक मात्रा में सेलुलोज का पाचन हो जाएगा तो सेलुलोज को पचाने के लिए अपेंडिक्स है। पर अगर अत्यधिक मात्रा में सेलुलोज का पाचन शरीर में हो रहा है तो अपेंडिक्स में क्या है? अपेंडिक्स में आपके सूजन आ जाएगी, और जब अपेंडिक्स में सूजन आएगी तो डॉक्टर अपेंडिक्स नामक बीमारी का ऑपरेशन करता है। तो अपेंडिक्स क्या है? सेलुलोज का पाचन करता है। और अपेंडिक्स मानव शरीर में एक अवशेषी अंग है। कैसा अंग है दोस्तों? अवशेषी अंग है। आई थिंक यहाँ तक की बात आपको क्लियर होगी। भोजन आया बड़ी आंत में। बड़ी आंत में ना भोजन का दो चीज का काम होता है। पहला, बड़ी आंत देखता है कि छोटी आंत ने कोई गलती तो नहीं कर दी है ना। तो छोटी आंत में जो भी पोषक पोषक तत्व छूट जाते हैं कई बार, वो बड़ी आंत उसको एब्जॉर्व करके वापस से छोटी आंत में भेज देता है, फिर वहां से पाचन चालू होता है। पर बड़ी आंत का जो मेन काम है वो क्या करना है? वो काम करना है कि भोजन में उपस्थित जितना भी जल है उस जल का अवशोषण करना। क्या करना? जल का अवशोषण। तो बड़ी आंत केवल जल का अवशोषण करती है, और छोटी आंत में पाए जाते हैं क्या? विलाई पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं दोस्तों? विलाई पाए जाते हैं। ये विलाई क्या करते हैं? ये विलाई बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यही विलाई हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही विलाई मानव शरीर में जो भी पाचन हुआ है, चाहे छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन हुआ हो, चाहे छोटी आंत में ग्लूकोज का पाचन हुआ हो, चाहे छोटी आंत में स्टार्च का पाचन हुआ हो, इन सभी को यहाँ से स्टोर इकट्ठा उठाती हैं और ब्लड में मिला देती हैं। और जैसे ही ब्लड में मिल जाएगा तो हमारे शरीर को एनर्जी मिल जाएगी, काम करना चालू कर दिया। बड़ी आंत ने केवल जल का पाचन किया, जल को स्टोर कर लिया। जल को स्टोर करने के पश्चात ये नेफ्रॉन वाले हिस्से में चला जाएगा, वो हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि मानव शरीर की संरचना का हिस्सा है। जब भोजन बड़ी आंत से पहुंचा तो बड़ी आंत के आपके रेक्टम वाले भाग में भोजन कुछ समय के लिए स्टोर रहता है। वहां पर अगर लंबे समय तक स्टोर हो गया तो उस वाले हिस्से को सड़ाना चालू कर देता है, और कई बार वहां पर एक बीमारी हो जाती है जिसे हम बोलते हैं पाइल्स। क्या बोलते हैं इसको? पाइल्स या बवासीर के नाम से जानते हैं। तो बवासीर कहाँ होती है? बड़ी आंत में होती है, छोटी आंत में नहीं होती है। और बड़ी आंत से भोजन जो है अपशेषी हिस्से के रूप में बाहर निकल जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? आपके एनस या मल त्याग के रूप में जानते हैं। एनस से निकलता है हिस्सा उसको बोलते हैं रेक्टम, आम भाषा में उसे एनस कहते हैं। और वहां से जो मल है आपका बाहर निकल जाता है। यहाँ तक की बात क्लियर है? तो आज हमने दोस्तों डाइजेशन सिस्टम को पूरी तरह से पढ़ लिया है। डाइजेशन सिस्टम जो हमने आपको पढ़ाया है वो डाइजेशन सिस्टम आपको पीडीएफ में वगैरह मिल जाएगा। फिर दोस्तों मैंने बताया था कि गॉल ब्लैडर में कई बार क्या हो जाती है? पथरी हो जाती है। पथरी किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्सीलेट की बनी होती है, चाहे गॉल ब्लैडर में हो चाहे आपकी किडनी में हो। यहाँ पर जो पथरी होगी कैल्शियम ऑक्सीलेट में हो। यह क्वेश्चन एमपीपीएससी पूछ चुका है। ठीक है दोस्तों, एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया एक चीज कि जो छोटी आंत होती है, देखिए ये जो छोटी आंत है ना दोस्तों, इस छोटी आंत में ही आपकी क्या पाई जाती है? विलाई पाई जाती है। क्या पाई जाती है दोस्तों? विलाई, है ना। इंपॉर्टेंट एक चीज और है कि यहीं पर आपकी इसी छोटी आंत में माइक्रो विलाई पाई जाती है। क्या पाई जाती है? इसी छोटी आंत में माइक्रो विलाई पाई जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये माइक्रो विलाई क्या करती है? भोजन में उपस्थित जितने भी महत्वपूर्ण चीज है उनको अवशोषित करती है। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट बात है जो एग्जाम में आती है, वो क्या? यही छोटी आंत का माइक्रो विलाई मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण करता है। आप कहेंगे सर विटामिन के मतलब हमारे शरीर में विटामिन के का काम है कि रक्त का थक्का न जमने देना। मैंने कहा बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। जो मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण होता है, ये मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण ये छोटी आंत की माइक्रोविलाई करती है। क्या करती है? छोटी आंत की माइक्रोविलाई करती है। मैंने आपको इसलिए यहाँ पे बता दिया कि आई थिंक आपको ये बात याद रहेगी कि छोटी आंत की माइक्रोविलाई के द्वारा ही विटामिन के का निर्माण होता है, और यही विटामिन के मानव शरीर में क्या करता है? रक्त को थक्का जमने से रोकता है। अब आपके दिमाग में प्रश्न और हो जाएगा कि सर वो हिपैरिन भी तो है। मैंने कहा बिल्कुल सही सोच रहे हैं। जो लीवर जो है हिपैरिन का निर्माण करता है, वो भी मानव शरीर में रक्त का थक्का जमने से रोकता है। पर विटामिन के का काम क्या है? विटामिन के का काम है कि कहीं भी लग जाए तो वहां से अगर ब्लड निकल रहा है तो वहां पर थक्का जमाने का काम करता है, फाइब्रिनोजन का निर्माण करने का काम करता है। इसका फाइब्रिनोजन या थॉम्बिन का निर्माण करता है। आई थिंक यहाँ तक की बातें आप लोगों को क्लियर होंगी। क्लियर? तो ये आज हमने बहुत सारी चीजों का दोस्तों एक भाग पढ़ लिया। ठीक है,
चलिए, आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, पीडीएफ में आप इसको सब चीज़ों को देख लीजिएगा, सब लिखा हुआ है कंप्लीट तरीके से, कोई टेंशन की बात नहीं, इंग्लिश और हिंदी दोनों मिल जाएगी। एक बार आप पीपीटी को रीड कर लेंगे, पढ़ लेंगे, अगर आपने समझा है तो आपको पूरी चीज़ें दिमाग में एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी और आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो विदा लेते हैं। कल जो हम मिलेंगे, मतलब नेक्स्ट डे हमारी जो क्लासेस होगी, हम पढ़ेंगे पोषक तत्व, कौन कौन से पोषक तत्व, जैसे कार्बोहाइड्रेट क्या है, विटामिन क्या है, खनिज क्या है, जल है, अब इसके बारे में चर्चा करनी है। और हम जल्द ही अब डे बाई डे अपने सिलेबस को तीव्रता के साथ करेंगे, क्योंकि एग्जाम बहुत पास में 21 मई तक है, तब तक चीज़ें याद हो जाए। एमसीक्यूज़ वगैरह भी करवाएंगे आपको, पाचन तंत्र के बाद एमसीक्यूज़ करा देंगे। अगर आप बोलो तो पाचन कंप्लीट हो गया तो एमसीक्यूज़ करा दें, हाँ 30-20 एमसीक्यूज़ ले लेंगे, जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कहाँ पे किसका निर्माण होता है, दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी। तो अगले दिन आप आइएगा तो उससे पहले 10-15 क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट को पढ़ना चालू करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।